Our channel Mind JEX. My name is Radhika Sharma and I am your chemistry educator. So आज के सेशन में बेटा हम करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम. So let's get started with the topic. देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हमको समझना है कि सब्सटेंसेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो हमारा सॉल्यूशन में डिसोसिएट, अगर हम पानी में डालें तो अपने आयंस में टूट जाता है. नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में डालने पर भी नहीं टूटते हैं अपने आयंस में. अब देखो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं. हो सकता है हमने पानी में सॉल्यूशन डाला, कुछ पूरी तरह से टूट गया कोई सब्सटेंस, और कोई सब्सटेंस जो है वो पूरी तरह से नहीं टूट पाया. तो जो सिर्फ पार्शियली डिसोसिएट होते हैं उन्हें हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जो पूरी तरह से हमारे सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो देखो एग्जाम्पल्स इस चैप्टर में हमको ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ही पढ़ना है. तो एटलीस्ट हमें एक पहचान होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं. तो यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आपके जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. तो आपको H2SO4 याद रहता है, आपको HNO3 याद रहता है, आपको HCl याद रहता है, HBr HI भी याद रहता है. बट यहाँ पे HClO4 और HClO3 अगर आपको ये क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. HClO4 और HClO3 इनका आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि वीक एसिड्स के एग्जाम्पल में भी हमारे पास HCl, HClO एंड HClO2 है. तो हमें ध्यान रखना है कि क्लोरीन के जो 3 और 4 वाले HClO3 और HClO4 वाले एसिड्स है वो स्ट्रॉन्ग है, और वीक जो है वो HClO और HClO2 है. बाकी आई थिंक हम सबको याद रहते हैं, इनमें हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ये स्ट्रॉन्ग है. और जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस जितने भी आपके एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे. NaOH हो गया हमारा, फिर हम बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब हमारे कैसे हैं, ये हमारे स्ट्रॉन्ग है. एक्सेप्ट आर, देखो यहाँ पे आप देखो एक बेरियम हाइड्रोक्साइड भी है, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी आपका स्ट्रॉन्ग है. लेकिन इसके अलावा जो और एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हमारे हाइड्रोक्साइड होंगे वो कैसे होंगे, वीक होंगे. मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड ले लीजिए आप, वो भी वीक होगा हमारे पास. जो सिर्फ बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा वो हमारा कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. तो वीक बेस में आप देख लो जितने भी डी ब्लॉक मेटल हाइड्रोक्साइड्स होंगे या फिर अमोनिया या ऑर्गेनिक बेसिस हो गए वो वीक हो जाएंगे हमारे. और जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स है एक्सेप्ट बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारे कैसे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग. तो यहाँ पे आप एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी ऐड कर सकते हो. तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो हमें पता होने चाहिए. और जितने भी तरह के सॉल्ट्स हैं, ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. NaCl, KCl ये सब क्या है, हमारे सॉल्ट्स हैं. CH3COO, ये सब क्या है, सॉल्ट्स है. ये कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे. अब देखो कुछ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एसिड बेस थ्योरी, एरहीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस थ्योरी. एरहीनियस के अकॉर्डिंग क्या था कि जो आयन सॉल्यूशन में H+ डोनेट कर देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड. फॉर एग्जाम्पल HCl को अगर मैं पानी में डालूंगी तो वो क्या कर जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा. तो ये हमारा क्या हो गया, एरिहीनियस एसिड. अकॉर्डिंग टू एरिहीनियस बेस, बेसिस क्या होते हैं जो हम पानी में डालेंगे तो हमें क्या दे देंगे, OH नेगेटिव. तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये हमारे पास क्या हो गया, एक बेस हो गया, क्योंकि ये OH नेगेटिव आइंस दे रहा है. तो H+ देने वाला एसिड, OH नेगेटिव आयन देने वाला बेस. तो ये था हमारा एरिहीनियस कॉन्सेप्ट. फिर ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी भी आई हमारे पास. तो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी H+ डोनर थे, तो मतलब एरिहीनियस एसिड जो कह रहा है H+ डोनर, वही ब्रॉन्स्टेड एसिड में भी है कि जितने भी H+ डोनर हैं वो हमारे कैसे हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड है. फॉर एग्जाम्पल H2CO3. तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, एसिड है. ये तुम्हारा क्या है, एक एसिड है. और हमारे पास ब्रॉन्स्टेड बेस क्या कहलाएंगे, जो H+ को एक्सेप्ट करेंगे. H+ एक्सेप्टर, जैसे कि HCO3 नेगेटिव अगर एक H+ एक्सेप्ट कर ले तो हम इसे क्या बोल देंगे,
इसे हम बोल देंगे बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी का। अब देखो लुईस एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड। जैसे H प्लस हो गया, इवन CO2, देखो इसके लिए क्या होगा, जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा वो तो हमारा बिहेव करेगा ना एज ए एक्सेप्टर, तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा। और जैसे CO2 आप देखो तो CO2 कैसे एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि जब हमारे पास यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेट्स से यहाँ पर है, मान लो कोई भी ऐसी स्पीशीज आई जिसके पास इलेक्ट्रॉन आया, तो ये इसको क्या करेगा, देगा, तो ये क्या करेगा, अपना पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट कर देगा, ऐसे शिफ्ट कर देगा, तब इसके पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी वेकेंट ऑर्बिटल की। ऐसे तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास तो जगह नहीं है इलेक्ट्रॉन्स रखने की, बट बिकॉज ऑफ दिस दिस पाई बॉन्ड, ये कैसा है, पोलर पाई बॉन्ड है, तो इसकी वजह से ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसे भी हम लोग क्या बोल देते हैं, लुईस एसिड। तो एक्सेप्ट करने वाले एसिड और डोनेट करने वाले तुम्हारे क्या हो जाएंगे, डोनर, जो कि जिनके पास लोन पेयर होगा वही डोनेट करेंगे ना। जैसे आपके पास अमोनिया, अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे देने के लिए, वो हमारे कैसे एक्ट करेंगे, एज अ लुईस बेस एक्ट करेंगे। तो ये कैसा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं बात करूं अगर कॉन्जुगेट एसिड बेस्ड थ्योरी की, तो ये हमारी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के ऊपर ही बेस है। बेस क्या है, जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा, एसिड क्या है, H प्लस एक्सेप्ट करेगा। अब देखो जब तुम्हारा बेस एक H प्लस एक्सेप्ट करता है तो उससे बनता है कॉन्जुगेट एसिड, उससे क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड। जैसे NO3 नेगेटिव है, वो क्या कर सकता है, एक H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, HNO3। तो ये मेरा क्या है, बेस, तो ये मेरा क्या होगा यहाँ पर, कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या होगा मेरा, कॉन्जुगेट एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे HCO3 नेगेटिव है यहाँ पर, ये अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस अभी रहना, ये चीज अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले आप देखो यहाँ पे HCO3 नेगेटिव आपको क्या दे रहा है, H, आप क्या कर रहे हो, इसमें H प्लस ऐड कर रहे हो, H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है, H2CO3। क्या बना रहा है ये, H2CO3। तो ये क्या बना रहा है, एक एसिड, तो इसे क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। अच्छा ध्यान रखो कि कॉन्जुगेट एसिड या फिर कॉन्जुगेट बेस हम उन्हीं को बोलते हैं जिनमें एक H प्लस का डिफरेंस हो। कॉन्जुगेट एसिड हम उसी को बोलेंगे जिसमें एक H प्लस का डिफरेंस हो। कहीं दो H प्लस का डिफरेंस आपको मिले तो हम उसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स नहीं बोलेंगे। अब बेस में आपके पास क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, जब आपके पास कोई भी एसिड, कोई भी एसिड एक H प्लस डोनेट करेगा, तो यहाँ पर जो स्पीशीज बनेगी वो क्या होगी, आपकी कॉन्जुगेट बेस। जैसे कि यहाँ पर HNO3 आपको NO3 नेगेटिव दे रहा है, H प्लस दे रहा है, तो ये जो NO3 नेगेटिव यहाँ पे बना है, ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पे आप देखो ये है HF, ये क्या कर रहा है, आपको H प्लस दे रहा है, तो यहाँ पे ये बनने वाला F नेगेटिव क्या होगा आपका, दिस विल बी योर कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस एसिड बेस थ्योरी में एक और चीज देखो कि अगर आपके पास, यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, फॉर एग्जाम्पल HCl, अगर ये H प्लस देता है तो आपको पता है दिस इज एसिड, और इसने एक H प्लस लूज किया, तो इसे आप क्या बोलोगे, कॉन्जुगेट बेस बोलोगे। नाउ दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इससे जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा इसे हम क्या बोलते हैं, वीक कॉन्जुगेट बेस। इसे हम क्या बोलते हैं, वीक कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो मतलब स्ट्रॉन्ग से बनेगा वीक। और हमारे पास अगर मान लो एक वीक एसिड है, जैसे CH3COOH, अब ये H प्लस देगा तो क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव। अब ये कैसा होगा तुम्हारा, ये एक वीक एसिड है, तो इससे बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। तो ये चीज ध्यान रखना। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे अगर HNO3, ये एसिड की बात कर ली ना, ये तो एसिड की बात होगी, HNO3 भी क्या है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फिर यहाँ पर ये जो बनेगा हमारे पास, ये वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेस की, अगर हमारे पास बेस स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो उससे क्या बनेगा, एक वीक कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अगर वीक बेस होगा तो उससे क्या बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अब ये देखो यहाँ पर, अगर मान लो तुम्हें ये नहीं पता ये बेस कैसा है, तुम्हें ये तो पता है ना ये HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका मतलब ये कैसा बेस होगा, वीक। तो ये क्या है तुम्हारा वीक बेस, इससे बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग। ये तुम्हें पता है कि H2CO3 कैसा होता है, एक वीक एसिड होता है, तो इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग एक ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस ने एक H+ ऐड किया तो तुम्हारे पास क्या बन गया, वीक कॉन्जुगेट एसिड। तो तुम्हारे पास क्या बन गया, वीक कॉन्जुगेट एसिड बन गया। तो ये है हमारी कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देखो नीट में कितना सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि हमें बोला है कि कॉन्जुगेट बेस बताओ फॉर ब्रोंस्टेड एसिड H2 एंड HF। तो तुम्हारे पास H2O है, H2O जब एक H+ लूज कर देगा तो फिर जो तुम्हारे पास ये बनेगा तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस। तो H2O का जो कॉन्जुगेट बेस हुआ वो क्या हुआ, OH नेगेटिव। सिमिलरली HF एक H+ लूज कर देगा तो क्या बनेगा, F नेगेटिव। तो F नेगेटिव यहाँ पर क्या हुआ, HF का कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। अब देखो एम्फीप्रोटिक स्पीशीज क्या होती है, एम्फीप्रोटिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती है जो H+ डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर होती है, ब्रोंस्टेड एसिड के तरह भी बिहेव करेगी और ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी बिहेव करेगी। जैसे तुम्हारे पास है HCO3 नेगेटिव, ठीक है, HCO3 नेगेटिव है। अब हमें पता है ये एक H+ भी ऐड कर लेंगे हम इसमें तो ये H2CO3 बन जाएगा, और अभी भी हम इसमें से एक H+ माइनस कर सकते हैं तो ये CO3 2 नेगेटिव बन जाएगा। तो इसने क्या किया, इसने एसिड को एक्सेप्ट भी किया, इसने H+ को एक्सेप्ट भी किया और इसने H+ लूज भी किया। तो H+ डोनर भी है ये और एक्सेप्टर भी है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं एम्फीप्रोटिक स्पीशीज, एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। ठीक है। तो जहां ये H+ डोनेट कर रही है, जहां ये H+ डोनेट कर रही है स्पीशीज, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड, और जहां ये H+ एक्सेप्ट करिए उसे हम क्या बोलेंगे, बेस। अब देखो पीएच कैलकुलेशन, तो पीएच कैलकुलेशंस के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पीएच क्या होता है। तो पीएच होता है हमारे पास पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, और पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन। दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली वैलिड फॉर वेरी 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 डाइल्यूट सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे आप देखो जो सोरेनसन थे, सोरेनसन ने हमें पीएच स्केल दिया था, सोरेनसन ने पीएच स्केल दिया था हमें। वो पीएच स्केल हमें क्या बताता है, किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हमको बताता है, या बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में हमको बताता है पीएच स्केल। अब पीएच स्केल को जो हम देखते हैं तो उससे हमें पीएच वैल्यू से क्या क्या पता चलता है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो देखो अगर आपके पास H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁷ है, अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁷ है, वैल्यू ऑफ पीएच इज लेस देन 7, द सॉल्यूशन इज एसिडिक। अच्छा, ये कह रहे हैं अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 से ज्यादा है, अगर तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 से ज्यादा है, मतलब 10⁻⁻6, 10⁻⁻5 है, तो हमें पता है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीएच होता है 7, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीएच होता है 6, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीएच होता है 5। तो जितनी ज्यादा तुम्हारी H+ की कॉन्सेंट्रेशन होगी, 10⁻⁻7 से अगर ज्यादा होती है, तो तुम्हारा पीएच कैसा होता है, पीएच तुम्हारा लेस देन 7 आता है और तुम्हारा सॉल्यूशन एसिडिक होता है। देखो इस तरह से हम पीएच स्केल बना सकते हैं। पीएच स्केल पे बना के देख लेते हैं। तो देखो पीएच स्केल मैंने बना दिया, बीच में ये पॉइंट हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ पे तुम्हारा 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम कॉन्सेंट्रेशंस भी लिख सकते हो, है ना। अब देखो यहाँ पे पीएच अगर 7 से कम होता है तभी हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, एसिडिक। तो 7 से अगर तुम्हारा पीएच कम है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा हमारा, एसिडिक। और जितना पीएच कम होगा उतना ज्यादा तुम्हारा सॉल्यूशन एसिडिक होगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम इस तरफ मूव करोगे तो तुम्हारी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि पीएच क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। जितनी एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उतना पीएच कम होगा, उतना पीएच कम होगा। तो जितना पीएच कम उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड, क्योंकि उसमें एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी। और 7 से जब तुम आगे मूव करते हो तो अगर तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन है एच प्लस की 10⁻⁻⁷ से कम, तो दैट मीन्स तुम्हारा पीएच ज्यादा आएगा। तो इस तरफ 7 से अगर हम इधर मूव करें तो जो सॉल्यूशन का नेचर होता है बेसिक होता है। सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है, बेसिक। जैसे जैसे तुम यहाँ पर मूव करोगे आगे की तरफ तुम्हारी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁷ है तो यहाँ हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। और ध्यान रहिए पीएच स्केल सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे है टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर के साथ पीएच स्केल की जो वैल्यूज होती हैं वो बदल जाती हैं, पीएच स्केल की जो वैल्यूज होती हैं वो टेम्परेचर के साथ साथ बदल जाती हैं। तो इतनी बातें हमें यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। पीएच हमें निकालना है, पीएच ऑफ 0.01 मोलर NaOH एक्वा सॉल्यूशन विल बी। अच्छा, हमें क्या दे रखा है, हमें 0.01 मोलर, 0.01 मोलर, ये भी नीट 2019 का क्वेश्चन है। देखो कितना इजी है। 0.01 मोलर हमें किसकी कॉन्सेंट्रेशन दी है, NaOH की। ठीक है, तो मतलब OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को गिवन है, दैट इज 0.01 मोलर। आपको पता है NaOH कैसे डिसोसिएट करता है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। तो यहाँ से हमें पता है अगर जितनी कॉन्सेंट्रेशन इसकी उतनी इसकी। तो आप पीएच नहीं POH निकाल सकते हो। POH क्या होता है, माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो माइनस लॉग, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 10⁻⁻12। ये पावर आगे आ जाएगी, सॉरी माइनस 10⁻⁻2। ठीक है, ये पावर आगे आ जाएगी 2 लॉग 10, लॉग 10 कितना होता है 1। तो तुम्हारे पास आ गया ये POH2। लेकिन हमसे पीएच पूछा है, ध्यान रहे सवाल में पीएच पूछा है। तो पीएच क्या होता है, पीएच होता है, या फिर ये रिलेशन याद रख लो, पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो आपका पीएच क्या हो जाएगा, 14 माइनस POH। POH कितना है, 14 माइनस 2 दैट इज 12। तो आपका POH यहाँ पर कितना है, 12 है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें पीएच फाइंड आउट करना है अगर हमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। तो पीएच का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, पीएच अपने पास क्या है, माइनस लॉग H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। और इस बार H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ पे पूरा लिखो, माइनस लॉग है ये, और ये माइनस लॉग 5.4 इंटू 10⁻⁻, 5.4 इंटू 10⁻⁻⁷। अब देखो फिर प्रॉब्लम हमें आती है कैलकुलेशन में, है ना। हमें लगता है कि ये कैसे सॉल्व करें हम ये वैल्यू। तो मैं कुछ फॉर्मूलाज होते हैं लॉग के जो आपको याद रखने पड़ते हैं। एक डायरेक्ट रिजल्ट मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आपको और मैक्सिमम आपको इसी टाइप में दिखेगा। तो माइनस लॉग इंटू ए इंटू 10⁻⁻⁻b, आपको इस फॉर्मेट में हमेशा चीज मिलेगी। तो आप ध्यान रख सकते हो कि आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ से सॉल्व करके b माइनस लॉग ए, आपको डायरेक्टली ये करना है। तो यहाँ पे पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी, क्या बन जाएगा, 7 माइनस लॉग 5.4। अब log 5.4 कैसे लें, तो बेटा आपको log की वैल्यू एटलीस्ट 1 to 10 तक तो लर्न होनी चाहिए। log 5 आपका कितना होता है, 0.7।
log 6 आपका कितना होता है 0.77। तो 5.4 कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई करेगा, इतना अप्रॉक्स आप ले सकते हो। तो अगर मैं इसकी वैल्यू ले लेती हूँ 7 माइनस लॉग 5.4 की अगर मैं ले लेती हूँ 0.73, अगर मैं इसकी वैल्यू 0.73 ले लेती हूँ तो देखो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से 6.27, है ना, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला ट्राई करो जरा। देखो अब तुम्हें OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो तुम POH का फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज, देखो P का मतलब होता है, P का मतलब ही होता है माइनस लॉग, ठीक है। फिर कुछ भी आए इसके आगे PKW आ गया तो माइनस लॉग KW हो गया, ठीक है। अब ये OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है हमें, माइनस लॉग 4 इंटू 10⁻⁻⁶। तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगी, 6 माइनस लॉग 4, log 4 कितना होता है, log 4 हमारे पास कितना होता है, log 4 होता है हमारे पास 0.6, 0.6 होता है। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 5.4, ठीक है। 5.4 तो कुछ वैल्यूज है हमें log की जो 1 to 10 तुम लोग को याद रख लेनी है। Now see next is factors affecting degree of dissociation। तो देखो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा होता है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी कर रखी है। यहाँ पे हमारा क्या है, बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो पूरा 100% आयनाइज हो जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली आयनाइज हो जाता है। तो हमें देखना है कि जो वो अल्फा है, वो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे हमारी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो हम ये चीज देखेंगे। सबसे पहला हमारा फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हमारा अल्फा भी क्या करेगा, इंक्रीज, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन that is represented by alpha that increases, ठीक है। टेम्परेचर के साथ भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर रही है। हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि भाई जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतनी ज्यादा हमारी आयनाइजेशन भी इंक्रीज करेगी। उसके बाद हमारे पास सेकेंड फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट नेचर ऑफ सॉल्वेंट हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी वो तो उसकी मैक्सिमम 100% होगी, अल्फा इज 100%। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हमें पता है कि अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 100%। तो जैसा आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे वैसा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। थर्ड पॉइंट हम बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे भी हमारी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो डिपेंड करती है। इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतना अल्फा इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल H2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है, D2O का 79 होता है, CCl4 का 0 होता है। तो सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसकी होगी, H2O। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब जो इनके आयंस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये सॉल्वेंट जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतना हमारे इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कैटायन एंड आयन के बीच में, उसको ब्रेक कर पाता है। फोर्थ फैक्टर इज योर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब आप किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और ऐड कर रहे हो, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इज डाइल्यूशन। जैसे आपने पानी मिला दिया, आपके पास एक सॉल्यूशन रखा था, उसकी कुछ अल्फा की वैल्यू थी, आपने पानी मिला दिया। अच्छा, अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, जब पहले से ही उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है तो क्या उसको फर्क पड़ेगा, नहीं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ही हम देखेंगे डाइल्यूशन पे क्या फर्क पड़ता है। किसी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। इसको एक्सप्लेन किया था बेटा ऑस्टवर्ल्ड ने, तो हम इसे पढ़ेंगे ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ के अंडर।
According to Ostwald law, the degree of dissociation alpha of a weak electrolyte is inversely proportional to square root of the molar concentration of solution. देखो क्या होता है ना, आपके पास मान लो कोई वीक एसिड है HA, ये कैसा है तुम्हारा मोनोबेसिक। वीक हमने ले लिया कोई वीक मोनोबेसिक एसिड, वीक मोनोबेसिक एसिड मैंने ले लिया, तो ये कैसे टूटेगा हमारा H प्लस प्लस ए नेगेटिव में, H प्लस प्लस ए नेगेटिव में टूट जाएगा। कैसा है, अब देखो यहाँ पर मान लो शुरू में टाइम 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन C थी, तो इनकी 0 0 रही होगी। आफ्टर सम टाइम ये कुछ तो टूटा होगा। मान लो इक्विलिब्रियम पे हमने बोला कि इसमें से C माइनस सी अल्फा टूटा, ठीक है, कितना टूटा हमारे पास C माइनस सी अल्फा टूटा, तो यहाँ पे C अल्फा बनेगा, स्टोइक्योमेट्री 1 है। ये मैंने आपको कल इक्विलिब्रियम जब करवाया था, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, अभी मैंने कल ही सेशन अपलोड किया, उसमें आप देख सकते हो ये चीज कि मैंने आपको बताया है कि आप इनको कैसे लिखते हो। वेरी वेरी सिंपल, स्टोइक्योमेट्री 1 है, तो अगर यहाँ से C अल्फा टूटेगा, यहाँ 1 है तो C अल्फा ही बनेगा, यहाँ पे भी C अल्फा बनेगा। अब आपको इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, तो आप लिख सकते हो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो आपके पास यहाँ से ये क्या आ गया C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और ये क्या आ गया C कॉमन ले लिया तो 1 माइनस अल्फा, एक C से एक C कैंसिल, तो ये क्या आ गया C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। नाउ हम कहते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फा होता है दैट इज वेरी वेरी लेस देन 1, दैट इज वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम इस अल्फा को निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो के मेरा क्या आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। C मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे के C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो आपने 1 ले लिया। के ए आपका यहाँ पे क्या आ गया, के ए बोलो, अभी हम एसिड का निकाल रहे हैं तो आप इसको के ए लिख सकते हो ना, दिस इज एसिड, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, के ए बोल सकते हो। बेस होता तो हम के बी बोल देते हैं यहाँ पर, तो के ए आपके पास आ गया C अल्फा स्क्वायर, है ना। तो अब एक चीज यहाँ से है कि अगर मैं अल्फा लिखूं तो अल्फा कितना आ जाएगा, के ए अपॉन C अंडर रूट। अब आप देख रहे हो दैट अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट C, और कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी, मतलब वॉल्यूम बढ़ाऊंगी, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब है मैं डाइल्यूशन कर रही हूँ, तो वॉल्यूम बढ़ाऊंगी तो हमारा अल्फा क्या करेगा, डिक्रीज। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बेटा जब हम डाइल्यूशन करते हैं हमारा अल्फा भी क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, अल्फा भी क्या कर जाता है हमारा, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से हम लोग वीक बेस के लिए भी डिराइव कर सकते हैं, वीक बेस के लिए भी यही चीज आएगी हमारी, ठीक है। अब देखो ये वीक एसिड हो गया ना हमारे पास, यहाँ तक हमने डिराइव कर ली चीज, हमारे पास क्या आ गया था, के ए इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से मेरा अल्फा क्या आ गया था, अल्फा आ गया था के ए अपॉन C अंडर रूट, कितना आ गया था। अब देखो तुम, मेरे पास यहाँ पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C अल्फा है, ठीक है, C अल्फा है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू मुझे पता है के ए इंटू C, तो ये क्या बन जाएगा, ये अंदर जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, एक C से एक C कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट के ए इंटू सी। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट के ए इंटू सी। तो अगर मुझे क्वेश्चन में कभी किसी वीक एसिड का मुझसे पीएच पूछा है, तो मुझे उन्होंने अगर मुझे के ए दे दिया, मुझे सी दिया है, तो मैं H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकती हूँ, मुझे कंसेंट्रेशन पता है उस सॉल्यूशन की, मुझे के ए पता है, या फिर डायरेक्टली मुझे अल्फा गिवन है और मुझे कंसेंट्रेशन गिवन है, तो मैं H प्लस की वैल्यू निकाल लूंगी, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, और फिर तो हमें पता ही है कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तो हम pH कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली बेटा बेस के केस में क्या होगा, अगर आप कोई बेस ले लेते हो, तो आपको पता है, मान लो आपने कोई मोनो एसिडिक बेस ले लिया, मोनो एसिडिक बेस ले लिया, तो आप उसके लिए क्या लिख सकते हो, मान लो कोई बेस है, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया अपने पास B प्लस और OH नेगेटिव आयंस दे दिए,
अब इस बार क्या होगा अपने पास, ये C होगा कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली ये 0 0 होंगे, आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम पे C माइनस सी अल्फा डिसोसिएट हो गए, C अल्फा बने, C अल्फा बने। तो आप इसके लिए भी आपका KB क्या आएगा, C अल्फा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। सारे स्टेप सेम ही होंगे, आप लिखोगे C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई C माइनस सी अल्फा, फिर अल्फा जो होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा 1 से, तो आप क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो, तो आपके पास KBC अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आपका अल्फा क्या आ जाएगा, KB अपॉन C। बिल्कुल सेम फॉर्मूला, बस वहाँ KA है, यहाँ पे KB है। तो अब यहाँ पर आपको OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता है, फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ से OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आएगी विच इज C अल्फा। तो तुम्हारे पास यहाँ से C अंडर रूट KB इंटू सी क्या आ जाएगा, KB इंटू सी का अंडर रूट। तो तुम्हारे पास OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, तो तुम यहाँ से POH कैलकुलेट कर लोगे, माइनस लॉग OH नेगेटिव, और फिर आपके पास अगर आपके पास POH आ गया तो pH भी आ जाएगा 14 माइनस POH। तो ऐसे हम वीक एसिड या वीक बेस का pH कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो देखो, अब एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, नीट 2022 में क्वेश्चन आया है हमारे पास इसी से, ऑस्ट्रल डाइल्यूशन लॉ से। हमें क्या बोला है, 0.01 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। एसिटिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है, तो हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.01 मोलर, 0.1 मोलर। तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 रेज टू द पावर -2 मोलर लिख सकते हैं। And solution 0.01 molar acidic solution is 1%। ये जो हमें दे रखी है ना, ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखी है 1%, दिस इज अल्फा। तो अल्फा अगर मुझे 1% दे रखा है, आगे इधर इधर था अल्फा ऑफ, ऐसे था ये क्वेश्चन, ठीक है, अल्फा ऑफ 0.01 मोलर एसिडिक सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज 1%। तो अल्फा अगर 100 में 1% है बेटा, तो एक में कितना होगा, 0.01 है ना। तो इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ कि मुझे 10 रेज टू द पावर -2 दे रखा है अल्फा। अब यहाँ से देखो हमारे पास देन pH ऑफ द एसिडिक एसिड, अब pH कैलकुलेट करना है। अच्छा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का अभी अभी फॉर्मूला हमने देखा, C अल्फा होता है, C तुम्हारा 10 रेज टू द पावर -2 है, और तुम्हारे पास अल्फा 10 रेज टू द पावर -2 है। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, 10 रेज टू द पावर -4। pH कितना आ जाएगा, माइनस लॉग 10 रेज टू द पावर -4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4। कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तुम्हारा अल्फा किसके पे डिपेंड करता है, एक कॉमन आइन इफेक्ट भी है। कॉमन आइन इफेक्ट पढ़ेंगे क्या होता है, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आइन इज एडेड इन द सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमने क्या किया कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन था, उसके अंदर हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया। अब हम कह रहे हैं कि ऐसा करने पे हमारे पास जो सॉल्यूशन था वीक इलेक्ट्रोलाइट का, देन द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस। पहले अगर वो ज्यादा टूट रहा था, अब ऐसा करने पे जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया और उसका एक आयन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ कॉमन है, तो हमारा अल्फा डिक्रीज कर जाएगा। इसी को कॉमन आयन इफेक्ट बोला गया है। एग्जाम्पल देखो, NH4OH हमारा ब्रेक कर रहा है NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव में, ठीक है, ये कैसा है तुम्हारा वीक, ये है तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक बेस है। NH4Cl तो एक सॉल्ट है, तो ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। NH4OH एक सॉल्ट है, तो ये कैसा होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये किस में टूटेगा, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। अब यहाँ से देखो कि NH4 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, NH4 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमारी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। एंड अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन या जिस भी चीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, तो प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट्स बनाने लग जाएंगे और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम। तो इसीलिए यहाँ पे इन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, इसका मतलब तुम्हारा अल्फा क्या हो गया, कम हो गया। सो यही हमारा कॉमन आयन इफेक्ट है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बहुत सारी जगह पे हमें इसका यूज करना पड़ेगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या होता है हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट। ऑड इफ आयन इफेक्ट देखो,
अब यहाँ पे क्या है, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ऑड आयन is added to the solution of weak electrolyte, then dissociation of weak electrolyte increases, which is called odd ion effect. अब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिलाना है जिसका आयन ऑड हो, तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3COOH है, ये कैसा है, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये टूट रहा है तुम्हारा CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस में। अब तुम ले लो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि NaOH, ये टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस में। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके H प्लस आयन OH नेगेटिव आयन जो होंगे वो मिलके वाटर बना देंगे। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में आयंस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया तो इक्विलिब्रियम इसका फॉरवर्ड मूव करेगा। इक्विलिब्रियम इसी में आएगा ना, याद है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन, ये तो इरिवर्सिबल है, तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रही है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। देन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। तो ये है हमारा ऑड आयन इफेक्ट। समझ में आया सबको यहाँ पे तक? देखो इसे नोट कर लो। और नेक्स्ट देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। तो कुछ चीजें हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए, वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। जैसे कि हम सबको ये तो पता होता है दैट वाटर इज न्यूट्रल, है ना। H2O कैसा होता है बेटा, उसका नेचर ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं, ऐसे लिख देती हूँ इस पॉइंट को, नेचर ऑफ वाटर, नेचर ऑफ H2O कैसा होता है, वाटर न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है दैट मीन्स, न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, वाटर में हमें पता है H प्लस भी होते हैं, OH नेगेटिव आयंस भी होते हैं, तो दैट मीन्स दोनों का कंसंट्रेशन कैसा होता है, बराबर होता है। वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल। सेकेंड, हमें ये चीज पता है कि जो वाटर है उसकी मोलैरिटी होती है 55.5 मोलर। इसका मतलब क्या हुआ, आप निकाल के देख सकते हो, बट ये चीज याद रहे तो बेटर है। 55.5 मोलर, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 55.5 मोल लीटर इनवर्स। तो दैट मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि 1 लीटर दैट इज 1000 ml ऑफ H2O कंटेन्स 55.5 मोल्स। कैसे पता हमें, देखो ये पता है ना सबको, डेंसिटी वाटर की कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। तो इसका मतलब 1 लीटर ml पानी का मतलब क्या हो गया, वी हैव 1000 ग्राम वाटर। तो अब 1000 ग्राम वाटर में अगर मैं तुम्हें मोल्स फाइंड आउट करने को बोल दूं तो तुम निकाल लोगे ना मैम, मोलर मास, दिस गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये नंबर आ जाता है तुम्हारा 55.5। तो 1 लीटर में देख रहे हैं ना, 1 लीटर में अगर इसको मैं 1 लीटर से मल्टीप्लाई कर दूं क्या आ जाएगा, 55.5 मोल्स पर लीटर। तो ये आ जाएगी मोलैरिटी, तो ये याद ही रख ले तो बेटर है। उसके बाद मैं बात करूं अगर एट रूम टेम्परेचर हम लोग कितना मानते हैं, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और 25 डिग्री सेल्सियस पे जो हम pH मानते हैं दैट इज 7। तो इसका मतलब कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻⁷। भाई अगर pH 7 है तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻⁷। तो इसका मतलब हमें एक चीज तो ये पता चल गई कि इतनी कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब 1 लीटर वाटर कंटेन्स 10⁻⁻⁷ मोल ऑफ H प्लस एंड OH नेगेटिव आयंस। इसको 10⁻⁻⁷ मोल या फिर 10⁻⁻⁷ ग्राम आयन भी लिख सकते हैं। मोल्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं अगर आपको याद होगा। अब नेक्स्ट चीज देखें यहाँ पर, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा ऑफ वाटर। क्या हम अल्फा ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, कैसे, देखो H2O कैसे ब्रेक करता है हमारा H प्लस OH नेगेटिव आयंस में। तो अगर मैंने बोला कि यहाँ पे इनिशियली सी था एट इक्विलिब्रियम हमारे पास ये टूटा C माइनस सी अल्फा
तो ये बना सी अल्फा सी अल्फा। तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है, सी अल्फा। तो यहाँ से मैं अल्फा कैलकुलेट कर सकती हूँ, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सी। और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बेटा कितना था, अभी अभी हमने निकाला 10 रेज टू द पावर -7। और कॉन्सेंट्रेशन कितना था हमारे पास, C कितना था हमारे पास 55.5, है ना, इतना। तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -9। अल्फा आ जाएगा 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -9। अब हमें निकालना है K ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, क्या मैं यहाँ से K लिख सकती हूँ, K मेरा पास क्या आ जाएगा, C अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, यही चीज आएगी ना यहाँ से। तो मुझे अभी पता है कि C कितना है मेरे पास, C है 55.5 और अल्फा अभी निकाला 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू सॉल्व करके आती है 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -16। ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। फिर हमें जो, ये मेरा पॉइंट नंबर कितना आ गया, 7। जो सेवेंथ चीज हमें याद रखनी है दैट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, देखो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मेरे पास, अगर मैं यहाँ से लिखूं फिर से, अगर कांस्टेंट अगर मुझे लिखना हो यहाँ से अपना K, तो मैं कैसे लिखूंगी, यही यही इक्वेशन लिखूं ना मैं पहले। H2O मेरा डिसोसिएट हो रहा है H प्लस और OH नेगेटिव आयन में। तो मैं इसके लिए अगर मुझे K लिखना हो मैं कैसे लिखूंगी, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय वाटर की कॉन्सेंट्रेशन। अब ये तो कांस्टेंट ही रहेगी, ये भी कांस्टेंट है, इसे मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे एक नया कांस्टेंट मिल गया। ओके, मुझे एक नया कांस्टेंट मिल गया दैट इज KW। KW इज H प्लस OH नेगेटिव आयंस इंटू, ये क्या बन गया मेरे पास, KW इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये क्या मिल गया मुझे यहाँ से, एक नया कांस्टेंट दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगर मान लो मैं इस तरफ दोनों तरफ लॉग ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, माइनस लॉग KW इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या बनेगा, माइनस लॉग KW माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन प्लस माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो इसे लिख सकती हूँ मैं PH, ये क्या होता है PH, ये क्या होता है POH। और माइनस लॉग KW को क्या लिख सकती हूँ, PKW। तो मेरे पास एक रिलेशन यहाँ से आ गया, एक रिलेशन यहाँ से आ गया दैट इज PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH। अब यहाँ पर मुझे पता है कि अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मान रही हूँ, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो मुझे पता है कि H प्लस और OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज टू द पावर -7 होती है। तो KW कितना होगा, 10 रेज टू द पावर -14। तो PKW कितना होगा, 14। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस आई कैन से दैट POH is equal PH plus POH is equal to PKW, that is हाँ 14, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 14। ठीक है, बट ये चीज हम हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही बोल सकते हैं, क्योंकि मान लो अगर टेम्परेचर बदला तो देखो एक बार वो भी समझ लेते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या आएगा यहाँ से, हमारा पास जो वाटर है, ठीक है, वो डिसोसिएट होता है H प्लस और OH नेगेटिव आयन में। ये कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब मैं टेम्परेचर चेंज करती हूँ तो हमें पता है टेम्परेचर या K इक्विलिब्रियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हमने कहाँ पढ़ा था, केमिकल इक्विलिब्रियम में, जहाँ पे क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन करवाई थी। तो ये चीज हमें वहां से क्लियर है। तो इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ तो मेरे पास क्या होता है, एक तो अल्फा भी इंक्रीज करता है,
ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे, और के इक्विलिब्रियम भी इंक्रीज करता है। अब अल्फा इंक्रीज करता है, के इक्विलिब्रियम इंक्रीज करता है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो के इक्विलिब्रियम है हम उसको क्या बोल रहे हैं, के डब्ल्यू। मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि के डब्ल्यू इज इंक्रीजिंग, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इंक्रीजिंग, तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इनका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा होगा। तो मतलब अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं, जो मेरे पास रिलेशन था पीएच प्लस POH इज इक्वल टू KW, तो KW इंक्रीज कर रहा है तुम्हारा। ठीक है, अब यहां से अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो ध्यान से देखो, पीएच क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तो कहीं ना कहीं पीएच तुम्हारा क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। पीएच क्या कर जाएगा हमारा, डिक्रीज कर जाएगा। पीएच इज इक्वल टू पीओएच इज इक्वल टू पीकेडब्ल्यू, है ना। तो अगर तुम्हारा H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, पीएच डिक्रीज कर रहा है, केडब्ल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो पीकेडब्ल्यू क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, है ना। आगे क्या है, माइनस पीकेडब्ल्यू क्या होता है, माइनस लॉग केडब्ल्यू। तो हम बोल सकते हैं केडब्ल्यू इंक्रीज करेगा तो पीकेडब्ल्यू डिक्रीज करेगा। तो मैं बोलूंगी कि अगर ये रिलेशन तुम्हारा एट 25 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे कर लेती हूँ, दो टेम्परेचर बना लेती हूँ। अगर तुम्हारे पास टेम्परेचर अगर तुम्हारे पास टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और 90 डिग्री सेल्सियस है, तो उस पर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो के डब्ल्यू की वैल्यू होती है, के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो होती है 10 रेज टू द पावर -14, और 90 पे कितनी होती है, 10 रेज टू द पावर -12, क्योंकि हम बोल रहे हैं भाई टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो के डब्ल्यू भी इंक्रीज करता है। तो पी के डब्ल्यू कितना होगा, पी के डब्ल्यू इसका 14 और इसका पी के डब्ल्यू कितना होगा, 12 होगा। अब पीएच तुम्हारा, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं पीएच प्लस पीओएच जो होगा इस पर्टिकुलर 25 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि देखो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू, है ना। तो यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच प्लस पीओएच किसके बराबर होगा, 14 के बराबर, और 90 डिग्री सेल्सियस में पीएच प्लस पीओएच तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर। तो तुम्हारा जो न्यूट्रल पॉइंट होगा यहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस पे, वो आएगा 6, वो आएगा 6, और यहाँ पर जब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो न्यूट्रल पॉइंट तुम्हारा क्या आ जाएगा, 7। तो हमारा जो पीएच है वो विद टेम्परेचर चेंज करता है, टेम्परेचर कैन अफेक्ट पीएच। ये हम मोस्टली क्या करते हैं क्वेश्चंस में, हम लोग टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही मान के चलते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर ने मेंशन किया है आपको कोई और टेम्परेचर और उसके रिस्पेक्ट में आपको पी के डब्ल्यू वगैरह वैल्यू दी है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो ये हमने कर लिया एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर में। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, पीएच अब हम निकाल रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और, तो देखो दो कंडीशंस है यहाँ पर, दो कंडीशंस है हमारे पास। एक है भाई व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इज ग्रेटर देन 10 रेज टू द पावर -7। अब ग्रेटर देन 10 रेज टू द पावर -7 का मतलब क्या है कि या तो 10 रेज टू द पावर -6, -5, -4 हो सकती है। ठीक है, माइनस में है तो ये चीज ध्यान रखें आप। तब हमें H प्लस आयन या OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन वाटर से कंसीडर नहीं करनी है, क्योंकि आप देखो ना, हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस का पीएच कैलकुलेट कर रहे हैं तो पानी में तो मिक्स किया ही है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पानी से भी आ रही है, OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन पानी से भी आ रही है। लेकिन अगर हमारा सॉल्यूशन जो है उसकी जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी कंसेंट्रेशन 10 रेज टू दी पावर -7 नॉर्मल से ज्यादा होती है, तब हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब मान लो हमने कंसीडर कर भी लिया, अगर हम लोगों ने कंसीडर कर भी लिया तो भी उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है, ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है अगर हमारी कंसेंट्रेशन जो है वो 10 रेज टू दी पावर -7 से ज्यादा है। ठीक है, देखो अब इसे हम समझते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई एसिड दे रखा है, लेट्स से HCl, मान लो HCl दे रखा है जिसकी कंसेंट्रेशन हमें दे रखी है 10 रेज टू द पावर -5 मोलर। ठीक है, अब मान लो मैं इसमें टोटल H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालती हूँ और मैं बोलती हूँ कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन HCl से भी आ रही है
और पानी से भी आ रही है। पानी में कितनी होती है 10⁻⁻⁷। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, चलो इसे कॉमन ले लेती हूँ 10⁻⁻5 को, और यहाँ पर अंदर आ जाएगा 1 + 0.01। ये मेरे पास बन जाएगा, हमारे पास कुछ कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास ये आ जाएगी तुम्हारे पास 1.01 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, ये कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब मुझे ये बताओ कि 1.01 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर भी देती हूँ तो कोई खास डिफरेंस तो नहीं आ रहा है ना, आ तो 10⁻⁻5 ही रही है, इसीलिए हम इसे निग्लेक्ट कर देते हैं। जब हमारे पास एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो जनरली हम क्या करते हैं, उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से कम है या फिर 10⁻⁻7 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, H+ या OH नेगेटिव आयंस को कंसीडर करना पड़ेगा वाटर के भी। तो मान लो मुझे एक एसिड दे रखा है या मुझे एक कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, मान लो कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻7। अब मुझे पता है कि मुझे वाटर से भी कंसीडर करना पड़ेगा, मुझे टोटल H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। तो वो मेरी क्या आएगी 10⁻⁻7 + 10⁻⁻7। अब अगर मैं 10⁻⁻7 कॉमन ले लूं तो 1 + 1 ये कितनी आ जाएगी 2 × 10⁻⁻7। अब डिफरेंस है, अब आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि 2 भी आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम इस नंबर को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर जब आपको टोटल H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन या फिर OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन लेनी है तो आप क्या करोगे, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो भी एसिड दिया है उससे भी लोगे, और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन आप वाटर से भी लोगे। वरना अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो देखो सिग्निफिकेंट चेंज है, तो हमारा आंसर जो है उस पर हमारा फर्क पड़ेगा और आंसर हमारा गलत निकलेगा। तो ये दो केसेस हमें क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो, फाइंड द पीएच ऑफ 10⁻⁻8 मोलर KOH सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको देखो कितनी दे रखी है हमें 10⁻⁻8 मोलर, तो 10⁻⁻7 से कम है, तो मुझे इस बार क्या करना पड़ेगा, OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन टोटल निकालनी पड़ेगी। तो मुझे वाटर से भी कंसीडर करनी पड़ेगी, और ये जो मुझे KOH की दे रखी है ये भी। वाटर में OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है 10⁻⁻7, तो 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 10⁻⁻8 1 + 10। ठीक है, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 10⁻⁻7 को 10⁻⁻8 इंटू 10 लिख सकती हूँ ना, वही एक ही बात है। तो हमारे पास क्या आ गया 11 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, अब पीएच निकालने के लिए बोला है, तो आप पीएच कैसे निकाल दोगे, पीएच इज इक्वल टू -log 11 इंटू 10⁻⁻8, और मैंने बोला है डायरेक्टली हमें कैसे करना है 8 - log 11। log 11 कितना होता है भाई 8 - 1.04, तो ये आ जाएगा 7.96। ठीक है, अब बोला है तुम्हें पीओएच निकालना है बेरियम हाइड्रोक्साइड का एट 90 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसे पीओएच नहीं, इसे पीएच कर लो, इसे तुम पीएच ही कर लो। ठीक है, तभी इस क्वेश्चन का फायदा है। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड द पीएच ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड एट 90 डिग्री सेल्सियस। तो हमें कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन तो दे रखी होगी ना बेरियम हाइड्रोक्साइड की। 0.01 मोलर ले लो, 0.01 मोलर ले लो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं थी, तुम 0.01 मोलर ले लो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से, अब मुझे दे रखी है OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये कितनी है 10⁻⁻2 मोलर, तो हमारी क्या 10⁻⁻7 से तो ज्यादा ही है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है वाटर में से लेने की। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से, पहले तो POH निकलेगा। अच्छा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड की है, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड की है। एक बेरियम हाइड्रोक्साइड से
मुझे कितने OH नेगेटिव आइंस मिलते हैं? 2। तो OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 10⁻⁻², मोलर। ये ध्यान रखना, डायरेक्टली ये मत ले लेना, फिर गलत आएगी। तो POH कितना आ जाएगा? -log 2 इंटू 10⁻²। तो डायरेक्टली सॉल्व करोगे 2 माइनस log 2। log 2 कितना होता है? 0.2। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 0.3, सॉरी, log 2 कितना होता है? 0.3। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1.7। अच्छा, ये तो POH आया है, अब तुम्हें pH पूछा है इस क्वेश्चन में। तो pH कितना आएगा भाई? 90 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल पॉइंट तुम्हें बताया है, किसी और टेम्परेचर का होगा तुम्हें निकालना पड़ेगा। अगर हमें pKw या कुछ दे रखा है, KW वगैरह कुछ भी गिवन है, हम वहां पे निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमें नहीं दिया 90 डिग्री सेल्सियस पे, जनरली हमें याद होनी चाहिए वैल्यू। कितना आता था हमारा? 12 आता था ना। PKW कितना होता था? 12 होता था। न्यूट्रल पॉइंट उसका 6 होता है 90 डिग्री सेल्सियस वाले का, ये हमको याद है। तो कितना आ जाएगा pH तुम्हारा? 12 माइनस POH कितना है? 1.7। तो ये चीज ध्यान रखो तुम अपना। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 10.3। ठीक है, 10.3 आ जाएगा ये। डन, देख लो एक बार ये क्वेश्चन। ऑफ द मिक्सचर। देखो, मिक्सचर मतलब आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो, या तो आप एसिड एसिड को मिक्स कर लो, या बेस बेस को मिक्स कर लो, या फिर आप एसिड बेस को भी मिक्स कर सकते हो। सो फर्स्ट केस इज दैट मिक्सचर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, एक काम करते हैं ना, पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रॉन्ग हम लोग कर लेते हैं मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बेस, उसके बाद इसको समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला केस कर लेते हैं, मिक्सचर ऑफ strong acids और स्ट्रॉन्ग बेसिस। इन दोनों में से या तो आप एसिड एसिड को मिक्स करो, या तो बेसिस बेसिस को। ठीक है, पहले इसे समझेंगे, फिर हमें इजी हो जाएगा समझना, है ना। अब देखो बेटा, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है। बनाते हैं हम एक कंटेनर। चलो, ये बना दिया मैंने एक कंटेनर। अब इसके अंदर ना, इसके अंदर आपने क्या किया कि आपके पास पहले अलग सॉल्यूशन पड़ा था एक एसिड का, आपके पास अलग सॉल्यूशन पड़ा था। लेट्स से आपके पास HCl का सॉल्यूशन पड़ा था। इसकी आपको नॉर्मेलिटी भी पता थी, कितनी थी? N1। इसकी आपको वॉल्यूम भी पता था, V1। हम लोग नॉर्मेलिटी की टर्म्स में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी गिवन रहेगी क्वेश्चन में, आप मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हम लोग मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि बेटा, अगर आप मोलैरिटी, मान लो आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी दी है सॉल्यूशन में, तो हमको टोटल OH नेगेटिव आयन चाहिए ना, तो 1 से 2 मिल रहे हैं, तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर हमारी जरा भी मिस्टेक हुई उस चीज में। तो इट्स बेटर कि हम लोग नॉर्मेलिटी लेकर ही चले। तो यहाँ पे मान लो मैंने HCl ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया बेस। बेस नहीं, हमें एसिड ही लेना है। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे कोई एसिड ले लिया, लेट्स से H2SO4 ले लिया। इसकी मान लो नॉर्मेलिटी है N2 और इसका वॉल्यूम है V2। अब मैंने क्या किया, इन दोनों अलग अलग कंटेनर्स वालों को इसमें मिक्स कर दिया। ठीक है, मान लो इसकी नॉर्मेलिटी थी 1 नॉर्मल, इसकी थी 2 नॉर्मल। तो क्या अब तुम ये बोलोगे कि नॉर्मेलिटी हमारी यहाँ पर हो चुकी है 3 नॉर्मल, इसकी 1 इसकी 2 बोली, तो क्या तुम बोल दोगे कि ये जो मैंने डब्बे में इनको मिक्स किया, इनकी नॉर्मेलिटी कितनी आ गई? 3 नॉर्मल आ गई, ऐसा बोलेंगे हम लोग? नहीं ना। तो देखो कैसे निकालेंगे इस सॉल्यूशन के, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। क्या होती है बेटा नॉर्मेलिटी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। अब तुम खुद सोचो, वॉल्यूम बढ़ेगा नॉर्मेलिटी घटेगी। इसका वॉल्यूम मान लो 500 था, इसका 500 था, मिलके 1000 हो गया, तो नई नॉर्मेलिटी जो होगी आप उसको ऐसे ऐड तो नहीं कर सकते ना, नॉर्मेलिटी आपकी चेंज हो जाएगी। अब चेंज हुई है नॉर्मेलिटी, उसको कैसे निकालोगे? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब आप मान लो आप दो अलग अलग ग्लास में, आप ये सोचो कि आपने
कुछ चीनी डाल दी, 1 चम्मच चीनी इसमें डाल दी, 1 चम्मच चीनी दूसरे में डाल दी। अब आप उन दोनों ग्लास को किसी जग में डाल देते हो, तो क्या उसमें जो चीनी का अमाउंट था, जो चीनी का अमाउंट था वो बदल जाएगा? कंसेंट्रेशन बेशक बदल जाएगी। पहले लेट्स से 100 ml पानी में 1 चम्मच चीनी था, वहां पे 150 ml पानी में 1 चम्मच चीनी था। अब तुमने मिक्स कर दिया तो तुम्हारा 250 ml में नाउ देयर आर 2 चम्मच। तो आपकी कंसंट्रेशन बदली है, लेकिन क्या अमाउंट ऑफ शुगर बदला क्या उस जग में जाके? नहीं बदला ना। तो वैसे ही मान लो आपने मोल के टर्म्स में बात कर लो, मोल भी क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो इट मींस मोल भी नहीं बदलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स भी नहीं बदलते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट्स भी हम लोग ने पढ़ा है क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट्स भी नहीं बदलेंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of mixture is equal to number of gram equivalents of acid 1 plus number of gram equivalents of acid 2? अगर यहाँ बेस होता तो मैं बेस का नाम लिख देती, बेस के लिए भी सेम चीज चलेगी, तो साथ साथ में तुम बेस भी तुम्हारा कवर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा ग्राम इक्विवेलेंट्स तो ऐड हो जाएंगे ना। जब मैंने बोला 1 चम्मच उसमें था, 1 चम्मच उसमें था, ऐड होके जग में 2 चम्मच बन गए, तो वो तो ऐड हो जाता है ना, मास तो ऐड हो जाता है, मोल्स ऐड हो जाते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो मिक्सचर के ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स के बराबर आएंगे। अच्छा मेरे को ये बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो इस मिक्सचर की नॉर्मेलिटी को क्या बोल सकती हूँ मैं? फाइनल, एन फाइनल वी फाइनल। इसके नॉर्मेलिटी को क्या बोला था वन वाले की? N1V1 प्लस N2V2। तो ये जो फॉर्मूला तुम्हें तंग करता है, ये फॉर्मूला तुम्हें समझ आया? कैसे आया? एन फाइनल वी फाइनल, या इसको 3 बोल दो, N3V3 इज इक्वल टू N1V1 इज इक्वल प्लस N2V2। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे तो इस मिक्सचर की नॉर्मेलिटी चाहिए थी ना। तो क्या आ गई मेरी एन फाइनल? N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय वी फाइनल। ये मेरी नॉर्मेलिटी आ गई फाइनल सॉल्यूशन की। अब अगर मेरी फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आ गई तो मैं पीएच भी निकाल लूंगी। अब इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मिक्सचर की करेंगे। देखो हमने क्या किए, एसिड 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 मिक्स कर दिए हैं, और हमें यहाँ पे निकालना है पीएच, हमें कैलकुलेट करना है पीएच। अच्छा, तो हमने इनको मिक्स कर दिया। अब देखो बेस के लिए सेम चीज है, सेम फॉर्मूला, इसकी जगह बेस होगा तो भी हम वही करेंगे, मिल इक्विवेलेंट्स को ऐड कर देंगे। हमें फॉर्मूला अपना पता है, जो भी मिक्सचर बनेगा, जो भी मिक्सचर बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी क्या आएगी? 3 की है ना, इस बार 3 की है। तो मैं बोल सकती हूँ N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, ऐसे आ जाएगी। अब तुम क्या करो, एक एक करके निकाल लो, चाहे इसी फॉर्मूले में रख दो, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? N1 कितना है? 1/10, ठीक है। ये क्या? N/10 का मतलब 1/10 नॉर्मल सॉल्यूशन इंटू 200 प्लस, यहाँ पे कितनी दे रखी है तुमको? 200 ml, अच्छा ठीक है, 1/25 इंटू 500 प्लस, ये कितना दे रखा है? 1/10 इंटू 300। वॉल्यूम कितना है? 300। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 500 प्लस 300 प्लस 200, 1000। ये कहाँ, ये आ गया तुम्हारा कैंसिल हो गया, ये आ गया 20, ये भी आ गया 20, ये आ गया 30। तो 20 प्लस 20 40 प्लस 30 70। तो ये आ गया तुम्हारा 70/1000। ये भी एक से एक जीरो मरी, तो तुम्हारा बन गया 7 इंटू 10⁻²। 7 इंटू 10⁻², हमारी नॉर्मेलिटी आ गई मिक्सचर की। लेकिन मेरे को तो पीएच फाइंड आउट करना है ना। ये टोटल जो मेरे पास H प्लस आयंस थे ना, टोटल जो H प्लस आयंस हुए थे उनकी नॉर्मेलिटी आ गई, उनकी कंसेंट्रेशन आ गई है, ठीक है। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या है? ये फाइनल H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। भाई नॉर्मेलिटी भी तो एक कंसेंट्रेशन का यूनिट ही है ना, नॉर्मेलिटी भी तो एक कंसेंट्रेशन का यूनिट ही है। चलो, तो यहां से मेरा पीएच क्या आ जाएगा? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 7 इंटू 10⁻²। ये क्या होता है तुम्हारा? ये फॉर्मूला सीधे बोला है लगाने के लिए, log 7 2 माइनस 2 ही आया ना ये। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है ना हमारी?
चलो नहीं हुई, तो मेरे पास log 7 कितना होता है, आई थिंक 0.85 होता है ना, 0.85 ही होता है, तो ये कितना आ जाएगा 1.15, इतना pH आ जाएगा। चलो अब देखो pH ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब इस बार क्या होगा भाई, एसिड बेस के बीच में तो रिएक्शन भी होता है ना, एसिड बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस बार मुझे फिर डब्बा लेना पड़ेगा, चलो ले लो एक डब्बा, इसमें मिक्स करेंगे एसिड बेस को। चलो ये छोटे छोटे कंटेनर भी ले लो, इनमें अलग अलग एसिड बेस रखा है, इसको मिक्स करेंगे। अब तुम सोचो खुद कि अगर इसके अंदर है एसिड, इसके अंदर है बेस, अभी तो ये अलग अलग शांत बैठे हैं। एसिड की नॉर्मेलिटी है Na, Va, वॉल्यूम है, बेस की नॉर्मेलिटी Nb और वॉल्यूम Vb। ठीक है, तुमने इनको मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी। मान लो तुम्हारे पास था, मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे था HCl, यहाँ पे था NaOH, तो तुम्हें पता है कि ये क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देंगे अपना बढ़िया, NaCl और पानी बना देंगे। अच्छा, अगर तो बेटा हमारे पास नॉर्मेलिटी एसिड और बेस की बराबर है, अगर बराबर ये सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है, मान लो ये भी 2 नॉर्मल ले लिया, ये भी 2 नॉर्मल ले लिया, तो पूरा का पूरा सॉल्ट बन जाएगा ना 2 नॉर्मल। तो पीएच तो फिर 7 आएगा ना, न्यूट्रल है भाई, न्यूट्रल न्यूट्रल हो गया पूरा सॉल्यूशन, तो पीएच 7 आएगा। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के इक्विवेलेंट्स बराबर ले रखे हैं, नॉर्मेलिटी बराबर है, फिर तो न्यूट्रल ही हो जाएगा। लेकिन मान लो कि इस बार तुम्हारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है, चलो मोल्स मोल्स बोल के समझाती हूँ तुमको, है ना। मान लो, क्या मुझे इस इक्वेशन को थोड़ा यहाँ लिखना चाहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग? I think so. I think so. I should write it here. तो मान लो इस बार, मान लो इस बार क्या हो गया कि तुमने NaOH ले लिया था, लेट्स से 2 मोल, और HCl ले लिया था 1 मोल। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तुमने। लिमिटिंग रिएक्टेंट कहता है कि जो कम अमाउंट में होता है वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब 1 मोल, देखो 1 मोल NaOH के साथ 1 मोल HCl रिएक्ट करता है, तो 2 मोल के साथ 2 मोल करेगा, लेकिन ये है ही 1 मोल, तो इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा और 1 मोल बच जाएगा। तो इस सॉल्यूशन में बेटा तुम्हारा HCl सारा कंज्यूम हो गया, सारा खत्म हो गया, 1 मोल NaCl बन गया, लेकिन इसमें 1 मोल NaOH है। तो मतलब तुम्हें उस NaOH की नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ेगी, उससे मेरे पास OH नेगेटिव आयंस की नॉर्मेलिटी आ जाएगी और POH आ जाएगा, तो pH आ जाएगा। अगर तो ये भी 2 मोल होता तो खत्म था, न्यूट्रल था सॉल्यूशन, साथ pH आ गया। लेकिन हो सकता है किसी केस में बेस ज्यादा हो जाए, हो सकता है किसी केस में एसिड ज्यादा हो जाए, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा हम लोगों को ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल के। अब देखो क्या क्या मेरा कहने का मतलब है, तुमने इसको मिक्स कर दिया, अब क्या क्या केस पॉसिबल है। हो सकता है मैम कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, है ना। मान लो भाई जो मैंने इक्वेशन लिखी थी तुम्हारी NaOH प्लस HCl, मोल के टर्म में तुम्हें समझाया क्योंकि तुमने मोल कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ रखा है, तुम्हें जल्दी समझ आता है। अब मान लो ये था 3 ग्राम इक्विवेलेंट, ये था 2 ग्राम इक्विवेलेंट, तो तुम्हारे पास बच तो फाइनली NaOH जाएगा ना सॉल्यूशन में, तो जो बचेगा बाकी तो पोर्शन न्यूट्रल हो गया ना, उसका क्या पीएच निकालू मैं, न्यूट्रल पोर्शन का क्या पीएच निकाला, OH नेगेटिव आयन बचा है उससे POH निकलेगा, फिर pH निकलेगा। तो मान लो ग्राम इक्विवेलेंस एसिड के ज्यादा है, लेट्स से 4 एसिड के ज्यादा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइनल ग्राम इक्विवेलेंस निकालने के लिए, फाइनल ग्राम इक्विवेलेंस, क्योंकि एसिड ज्यादा है तो फाइनल किसके बचे होंगे, एसिड के ही बचे होंगे ना। फाइनल ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एसिड कैसे आएंगे मेरे, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एसिड माइनस ग्राम इक्विवेलेंस
ऑफ बेस। तो फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा यहाँ से, फाइनल ग्राम इक्विवेलेंस को मैंने क्या लिखा, नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल इनटू वॉल्यूम ऑफ फाइनल, इसके ग्राम इक्विवेलेंस एसिड के NaVA प्लस नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम, तो ग्राम इक्विवेलेंस नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और ये क्या आगे NB माइनस होंगे ना, कम है NbVb। अब तुम्हारे को चाहिए नॉर्मेलिटी फाइनल की, तो ले जाओ वॉल्यूम को उस तरफ, ये तुम्हारे पास आ गया नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। ऐसे ही तुम क्या कर सकते हो, ये तो तुम्हारा केस 1 बन गया। केस 2 क्या बन सकता है, जहां पे ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बेस ज्यादा हो, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बेस इज ग्रेटर देन ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एसिड, है ना। फिर हम क्या कर देंगे भाई, फाइनल जो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंस आएंगे, फाइनल जो आएंगे, फाइनल सॉल्यूशन के जो ग्राम इक्विवेलेंस आएंगे, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ फाइनल सॉल्यूशन वो कितने आएंगे तुम्हारे, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बेस माइनस ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एसिड, है ना। तो मेरे पास यहां से नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगी, ये कितना आएगा, बेस इंटू वॉल्यूम माइनस A इंटू VA, तो नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल कितनी आ जाएगी, NbVb माइनस NaVA अपॉन NF। और केस 3 तुम्हारा क्या बनेगा, केस 3 बनेगा जब ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बेस, तो सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है, और पीएच न्यूट्रल सॉल्यूशन का एट 25 डिग्री सेल्सियस 7 होता है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये बातें क्लियर होगी। अब इस पे क्वेश्चन करें, इस पे क्वेश्चन कर दो, फाइंड pH ऑफ मिक्सचर 200 ml HCl solution of pH 2, 300 ml NaOH solution of pH 12। अच्छा, इस बार तुम्हें कंसंट्रेशन नहीं दे रखी है, पीएच दे रखा है, तो क्या तुम कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻², मोलर, पीएच 2 है, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, मोलैरिटी आएगी, ध्यान रखो वहां से, ये कितनी हो जाएगी 10⁻⁻12। लेकिन यहाँ जितनी मोलैरिटी है उतनी नॉर्मेलिटी है, क्योंकि n फैक्टर क्या है, 1 है, तो ये नॉर्मेलिटी भी बराबर है। अगर n फैक्टर 2 होता तो फिर ध्यान रखना पड़ता। अच्छा चलो, अब हमने क्या बोला, हमें निकालने हैं ग्राम इक्विवेलेंस। मैं अलग अलग भी निकाल सकती हूँ, ठीक है, मुझे जरूरी नहीं है कि सारा साथ में ही रखना है। ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HCl निकाल दो। अच्छा, यहाँ पे ml में है वॉल्यूम, तो तुम डायरेक्टली मिली इक्विवेलेंस निकाल दो, मिली इक्विवेलेंस, है ना, फिर भी हमारी नॉर्मेलिटी आई जाएगी। मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, कितना है हमारे पास नॉर्मेलिटी, 10⁻⁻² इंटू 200, ठीक है, तो यहां से कितनी आ जाएगी तुम्हारी ये 2, 2 मिली इक्विवेलेंट ना। अच्छा, मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH कितने आ जाएंगे, मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH आ जाएंगे तुम्हारे, ये है 300। अच्छा सॉरी, एक और चीज, ये POH है, ठीक है, POH है, ये POH है, तो हमको क्या चाहिए यहाँ, ये पीएच है, लेकिन हमें तो OH नेगेटिव आयन की नॉर्मेलिटी चाहिए ना, हमें तो OH नेगेटिव आयन माइनस करने हैं, तो पीएच है तो पहले यहाँ पे POH निकाल दो। POH कितना आएगा, 14⁻12 2, तभी आएगी ना मेरे पास OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, कितनी आ जाएगी 10⁻⁻², 10⁻⁻² आ जाएगी। नॉर्मल लिख सकती हूँ ना, n फैक्टर 1 है, तो तुम्हारे पास आ जाएगा ये 300 इंटू 10⁻⁻², तो ये कितना आ जाएगा 3 मिली इक्विवेलेंट। किसके मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है भाई, बेस के, बेस के ज्यादा है, तो मैं बोल सकती हूँ हमारे पास
milli equivalents of OH negative ions in the solution. Milli equivalents of OH negative ions of OH negative ions in mixture. सॉल्यूशन का मतलब मिक्सचर में कितने हो जाएंगे, ये तो अलग थे ना, NaOH की बोतल जब अलग थी तब थे उसमें 3 मिली इक्विवेलेंट, और HCl की बोतल अलग पड़ी थी तब उसमें 2 मिली इक्विवेलेंट थे। जब मिक्स किया तो 2 मिली इक्विवेलेंट से 2 मिली इक्विवेलेंट्स न्यूट्रलाइज हो गए, बच कितने गए, एक, 3 - 2 1 मिली इक्विवेलेंट। तो ये आगे तुम्हारा OH नेगेटिव आयंस के मिली इक्विवेलेंट्स, लेकिन हमें पीएच निकालने के लिए मिली इक्विवेलेंट्स नहीं, नॉर्मेलिटी चाहिए होती है। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी, मिली इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी तुम्हारा ml में है, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट्स होते तो लीटर में ही रखना पड़ता। मिली इक्विवेलेंट्स है 1, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, 300 + 200 500, 500, तो इसको 1/5 तुम्हारा क्या आ जाएगा 0.2, तो इसको मैं 2 × 10⁻³ लिख सकती हूँ। मेरे लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो पीएच तुम्हारा क्या आ जाएगा, -log, ये तुम्हारी कंसेंट्रेशन किसकी आई, सॉरी OH नेगेटिव आयन की आई ना, तो POH आएगा। POH क्या आ जाएगा, -log OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, -log 2 × 10⁻³ दैट इज 3 - log 2। log 2 कितना होता है 0.3, तो ये आ जाएगा 2.70। पीएच कितना आ जाएगा 14 - 2.70, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 12 11 11.3 11.30, ठीक है। तो ऐसे करेंगे मिक्सचर वाले क्वेश्चन, देख लो इसको, क्लियर है ना सबको। देखो हमें करना है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है, एक आयनिक इंटरेक्शन है बिटवीन आयंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, कॉजेज एसिडिटी और बेसिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर। तो कोई कोई सॉल्ट जो होता है, अब देखो सॉल्ट का हम ऐसे डायरेक्टली पीएच नहीं निकाल सकते, तो सॉल्ट का पीएच निकालने के लिए पहले हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। हमें उसमें पता होना चाहिए कि सॉल्ट हमारा एसिडिक होगा, बेसिक होगा, कितना उसमें H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, कितना OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। जब हमें ये सब चीजें पता चलेगी तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, पीएच निकाल पाएंगे। तो देखो हमारे पास 4 तरह के सॉल्ट्स हैं, बेसिकली 4 तरह के, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। इसमें से इसकी तो हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, नो हाइड्रोलिसिस। इसका पीएच तो हमारा कितना आता है 7 ही आता है, न्यूट्रल होता है ये। तो रूम टेम्परेचर पे तुम्हारा पीएच इसका 7। इनका पीएच हमें निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे देखो, हाइड्रोलिसिस करके। तो सबसे पहले अगर मैं करूं हाइड्रोलिसिस ऑफ, एक केस करेंगे, बाकी के मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगी कैसे तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एक समझ लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस टाइप सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट की कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे NH4Cl। अच्छा NH4Cl किस से मिला होगा, मिलके बना है HCl एंड NH4OH। ये तुम्हारा क्या है, वीक बेस है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कैसा हो गया ये, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप का सॉल्ट। अब तुम देखो मैंने क्या किया, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी, मैंने इसको पानी में डाल दिया। अच्छा पानी में अगर डाल दिया तो क्या बन गया, NH4OH प्लस HCl, यही बनेगा। अब ये पता है तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पानी में आयंस के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये बहुत पार्शियली डिसोसिएट होगा, लेकिन ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये पूरी तरह से डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा। क्या यहाँ पर मेरे पास अगर ये डिसोसिएटेड फॉर्म में रहा तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं कैंसिल कर सकती हूँ, है ना। NH4 पॉजिटिव तो नहीं, क्योंकि NH4OH हमारा कैसा है, हमारा ये बहुत ही कम डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो अब मैं इसके हाइड्रोलिसिस में ये चीज देख रही हूँ कि मेरे पास जो फाइनल जो मेरे पास बन गया, फाइनल जो मेरे पास एक रिएक्शन बन गई वो इस तरह की बन गई कि फाइनली NH4 पॉजिटिव जो है वो वाटर में हाइड्रोलाइज हो रहा है और हमें क्या बना के दे रहा है, NH4OH
प्लस H प्लस। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ रही है। कैटायन की हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस? क्या मैं इसको कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस बोल सकती हूँ? एनाइन की तो हाइड्रोलिसिस हो नहीं रही है, फाइनली तो एक कैटाइन की हाइड्रोलिसिस हो रही है। क्या मैं इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकती हूँ? क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो क्या मैं इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KH बोल सकती हूँ? KH मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, NH4OH, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और H2O की कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, ये भी तो कुछ अमाउंट में डिसोसिएट हो रहा होगा ना, पार्शियली तो डिसोसिएट हो रहा होगा। कैसे टूट रहा होगा ये, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। क्या इसके लिए मैं KB लिख सकती हूँ? KB कितना आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये मुझे NH4 पॉजिटिव लिखना था। NH4OH, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे क्या आ जाएगा, NH4 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, वाटर की तो 1 मान लेंगे कांस्टेंट रहती है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया KH के लिए। KB क्या आ गया तुम्हारा, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय तुम्हारा NH4OH। अच्छा, अगर मैं यहां से KH इंटू KB कर दूं तो वो किसके बराबर आएगा, जरा देखना। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो NH4 से NH4OH कट जाएगा, NH4 पॉजिटिव से NH4 पॉजिटिव बचा H प्लस OH नेगेटिव आए, ये आएंगे मल्टीप्लीकेशन में, किसके बराबर है, KW। तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया, KH इज इक्वल टू KB, KH इंटू KB इज इक्वल टू KW। ठीक है, अब मैं एक और चीज कर सकती हूँ, जरा मैं ये रिएक्शन लिखूं फिर से, NH4 पॉजिटिव प्लस H2O, ये मेरा क्या दे रहा है मुझे, NH4OH प्लस साथ में मुझे क्या मिल रहा है, H प्लस। ठीक है, यही रिएक्शन हो रही है। अब देखो, इसके लिए क्या मैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल सकती हूँ, जैसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते थे। क्या हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, थोड़ा इधर लिख देती हूँ, दिखेगा नहीं शायद, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। चलो, मान लो ये शुरू में तुम्हारा ये C था, यहाँ पे नहीं लिखना है मुझे, C था, तो ये 0, ये इसकी तो कांस्टेंट, ये कॉन्सेंट्रेशन, ये 0 0 थे। इक्विलिब्रियम पे मान लो कॉन्सेंट्रेशन, ये C फिर CH पार्ट डिसोसिएट हो गया, ये CH ये CH। क्या मैं इसके लिए KH लिख सकती हूँ? क्या आ जाएगा ये, C स्क्वायर H स्क्वायर CH इंटू CH, और ये C1 माइनस H। अगर बहुत कम हाइड्रोलिसिस मानू मैं, है ना, इसकी हाइड्रोलिसिस बहुत कम मानू, तो मेरे पास KH किसके बराबर आ जाएगा, CH स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्या मैं यहां से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H निकाल सकती हूँ? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H कितना आ गया मेरे पास, KH अपॉन C अंडर रूट। अभी अभी हमने एक रिलेशन देखा था, KH इंटू KB इज इक्वल टू KW। तो क्या मेरे पास यहाँ से KH आ गया KW अपॉन KB। ठीक है, KW अपॉन KB, तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकती हूँ, KH की जगह KW अपॉन KB इंटू C। ये बन गया मेरा H का फॉर्मूला, ये मेरा एक H का फॉर्मूला बन गया हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का। अब देखो यहाँ पर एक और चीज, इस तरफ लिख देती हूँ, इस तरफ लिखूं तो मेरे पास यहां से मैं एक और चीज बोल सकती हूँ कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, CH है। और अभी अभी मुझे H का फॉर्मूला पता चला है, दैट इज अंडर रूट KW अपॉन KB इंटू C। तो ये C में अंदर चले जाऊं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, KW इंटू C, और ये नीचे वाला कट जाएगा, ये अंडर रूट। तो ये मेरे पास H प्लस का फॉर्मूला आ गया। पीएच क्या होता है भाई, माइनस लॉग H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है तुम्हारी, KW इंटू सी, KB का अंडर रूट, ऐसे लिख सकते हो हाफ। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो यहां से ये आ जाएगा हाफ PKW माइनस हाफ PKB माइनस हाफ लॉग C। और एट 25 डिग्री सेल्सियस PKW कितना होता है, 7 माइनस हाफ PKB माइनस हाफ लॉग C।
ये आ गया तुम्हारा H प्लस का फॉर्मूला। अभी तो मैंने डिराइव कर दिया, लेकिन हमें ये सारे फॉर्मूले याद ही रखने हैं, ठीक है, इतनी डेरिवेशन थोड़ी करेंगे हम लोग वहां पे। चलो, ये तुम्हारा पीएच आ गया, 7 से कम ही आएगा ना, H प्लस बच रहे हैं लास्ट में, एसिडिक है ये, ठीक है, एसिडिक मीडियम है, तो 7 से कम ही आना चाहिए पीएच। तो ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे ट्रिक्स देखेंगे जिससे हमको ये सारे फॉर्मूले याद रह जाएं, क्योंकि सिर्फ हमको कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस नहीं है, सिर्फ हमें स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की नहीं है, हमको स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड करनी है, हमें वीक एसिड वीक बेस की करनी है, तो 3 टाइप की करनी है। तो डायरेक्टली हम देखेंगे कि फॉर्मूला हम कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब तुम देखो कि यहाँ पर एक चीज देखो यहाँ पर कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में अगर मेरे को सारे फॉर्मूले याद रखने हैं तो आई हैव दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स, अगर ये मेरे माइंड में है तो मैं एक तरह से फॉर्मूलाज को याद रख सकती हूँ, हेल्प हो जाएगी हमारी बहुत सारी फॉर्मूलाज को याद रखने में। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप ऑफ सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का है, वो आई थिंक तुम इजिली कर लोगे सॉल्ट देखते ही। तुम्हें देखना पड़ेगा उसका पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस कौन है, ठीक है। कैटाइन कहाँ से आता है, बेस से, एनाइन कहाँ से आता है, एसिड से आता है। तो तुम क्या करोगे, एनाइन के आगे H लगा दोगे और कैटाइन के आगे OH लगा दोगे, तुम्हें एसिड बेस पता चल जाएगा, तुम्हें सॉल्ट पता चल जाएगा। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला जो आता है वो आता है KH इज इक्वल टू KW अपॉन समथिंग। अपॉन देखो KW तो हमेशा ही होगा, चाहे कैसी भी टाइप की हाइड्रोलिसिस है, कैटाइनिक, एनाइनिक या वीक एसिड वीक बेस टाइप की है, KW तो होगा और ये हमेशा तुम्हारा न्यूमिरेटर में रहेगा, ये बात याद रखो। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस वो कहाँ आएगा, तुम्हारा डिनोमिनेटर में आएगा। अगर तुम्हारी हाइड्रोलिसिस ऐसी हो रही है जिसमें वीक एसिड है, तो तुम्हारे पास जो भी डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा उससे रिलेटेड क्या आएगा, Ka आएगा, वीक बेस है तो Kb आएगा, वो तुम्हारा डिनोमिनेटर में रहेगा। If salt has only one weak acid and weak base, then use concentration in the formula. And if salt has both weak acid and weak base, then don't use concentration in the formula. तो जो weak acid weak base type की हाइड्रोलिसिस होती है वो इंडिपेंडेंट होती है कॉन्सेंट्रेशन के, तो हमें कॉन्सेंट्रेशन को यूज नहीं करना है अपने फॉर्मूला में। इज दैट क्लियर? इन ऑल द फॉर्मूलाज KW इज ऑलवेज इन न्यूमिनेटर, ये हमेशा न्यूमिनेटर में रहेगा, एंड KB इज ऑलवेज इन डिनोमिनेटर, के भी हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। इन द फॉर्मूलाज ऑफ H प्लस या OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन के C हमेशा न्यूमिनेटर में रहेगा। H प्लस आयन OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्मूला में C हमेशा न्यूमिनेटर में रहेगा। अब ये देखो, ये चार्ट है, इससे हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूलाज रिवाइज कर सकते हैं, सारे के सारे फॉर्मूलाज। पहले नेचर आइडेंटिफाई करो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल होगा, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ऑब्वियसली एसिडिक सॉल्ट हुआ ये, नेचर इसकी। स्ट्रॉन्ग बेस तो बेसिक, और वीक एसिड वीक बेस ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, लेकिन वो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा है H प्लस उसमें, इतना, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, ऑलमोस्ट न्यूट्रल सी नेचर होती है उसकी। तो अच्छा, नेम ऑफ द हाइड्रोलिसिस, कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि वीक बेस है, बेस से क्या आता है, कैटायन है ना, उसी की हाइड्रोलिसिस, वही उसमें कंपोनेंट होगा, तो कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस। यहाँ देखो क्या है, एसिड है, वीक एसिड है, तो एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, एसिड में से क्या आता है, एनायन। और यहाँ क्या होता है कि दोनों ही आयन हाइड्रोलाइज होते हैं, क्योंकि दोनों ही वीक हैं, तो इस केस में 2 आयन हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस होती है। अब KH का जब मैं फॉर्मूला लिखूंगी तो मुझे पता है KW हमेशा न्यूमरेटर में आता है, हमेशा सब में न्यूमरेटर में लिख दो। बाकी क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ रहा होगा, KB आ रहा होगा ना, क्योंकि वीक बेस तुम्हारा क्या है। अब जो वीक बेस है उसी के लिए लिखेंगे ना हम इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन, क्योंकि वो पार्शियली डिसोसिएट हो रहा होगा, तो KB आएगा इस केस में, तो तुम्हारा नीचे KB आ जाएगा, तो KH का फॉर्मूला KW अपॉन KB। कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे यूज हमें 3 ही कांस्टेंट करने हैं, KW KB C। अभी तुम्हारा C यूज नहीं हो रहा है, बाकी के फॉर्मूलाज में होगा। यहाँ पे तुम्हारा KW KA C है, KH क्या हो जाएगा, KW अपॉन KA, KH क्या हो जाएगा, KW अपॉन KA इंटू KB इंटू KA, इसमें दोनों ही कांस्टेंट आएंगे। अच्छा, अब तुम्हें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालनी है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, न्यूमिनेटर में 1 वेरिएबल होता है, डिनोमिनेटर में 2 वेरिएबल होते हैं। और तुम्हें पता है अगर तुम्हारे पास टोटल 3 वेरिएबल हैं, इसमें KW आया, एक KB आया, एक C आया, तो मैंने बोला था KW हमेशा न्यूमिनेटर में रहेगा। और अब तुम्हारे पास 2 बचे तो वो डिनोमिनेटर में KB इंटू C, क्योंकि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के फॉर्मूला में तुम्हारा एक वेरिएबल ऊपर होता है, 2 नीचे होते हैं, तो KW KA इंटू C।
यहाँ तो सी आता ही नहीं है, मैंने बोला था जहां वीक एसिड वीक बेस दोनों होंगे वहां कंसेंट्रेशन यूज ही नहीं करना है। तो यहाँ क्या आएगा के डब्ल्यू, नीचे क्या आ जाएगा के ए एंड के बी। अब आयन की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला, H प्लस की आयन की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला या OH नेगेटिव आयन की, तो कैसे होगा, दो वेरिएबल ऊपर एक वेरिएबल नीचे। तो यहाँ पर अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कर रही हूँ मैं, तो के डब्ल्यू इंटू सी, मैंने बोला भी था कि H प्लस या OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होगा, वहां पे सी कहाँ पे होगा, न्यूमिरेटर में। तो अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी, और ये OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के ए, और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन के डब्ल्यू इंटू के ए इंटू के बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय के बी, क्योंकि वहां पे सी नहीं आएगा। एक बार देखो इसे, देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, आयन था, देख लिया हमने ये फॉर्मूला, के डब्ल्यू इंटू के ए अपॉन के बी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सी कहीं भी नहीं आ रहा है। आयन की कॉन्सेंट्रेशन में फॉर्मूला हमेशा याद रखो, जब भी तुम आयन की कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हो तो अंडर रूट समथिंग, ऊपर दो वेरिएबल नीचे एक वेरिएबल, तो दो में से तुम्हें पता है यहाँ सी नहीं आता है, नहीं आता है, और के भी हमारा डिनोमिनेटर में रह सकता है, मैंने बोला था उसमें एक पॉइंट लिखा था के भी डिनोमिनेटर। अब तुम्हें डिनोमिनेटर में अगर कोई डालना है तो के डब्ल्यू के ए के बी में से किसको भेजोगे, के बी में, इसीलिए वो पॉइंट शॉर्टलिस्ट कर लिए थे। और ओ एच नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन में मैंने बोला था तुम्हें सी न्यूमिरेटर में रहता है, तो के डब्ल्यू तो हमेशा ही न्यूमिरेटर में रहता है, तो इसका मतलब नीचे कौन जाएगा, के ए जाएगा। सिमिलरली यहाँ कौन जाएगा, के बी जाएगा। तो ये ध्यान रख लो कि H का जब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखोगे तो एक वेरिएबल फिर दो वेरिएबल, इसमें अंडर रूट दो वेरिएबल नीचे एक वेरिएबल आयन की कंसेंट्रेशन के लिए। अब जब तुम पीएच का फॉर्मूला लिखोगे, क्योंकि ये तुम्हारा सॉल्ट एसिडिक है, तो पीएच कैसा आएगा, 7 से कम आएगा, तो पीएच का फॉर्मूला तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है तुम्हें, पीएच इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी। और यहाँ फॉर्मूला तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है तो पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 7 प्लस 7 से ज्यादा आएगा, तो क्या आ जाएगा, हाफ पी के बी की जगह क्या आ जाएगा, पी के ए प्लस हाफ लॉग सी, ये फॉर्मूला। और यहाँ पे तुम्हें पता है सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, 7 प्लस पीएच का फॉर्मूला आ जाएगा 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ पी के बी, ये है फॉर्मूले पीएच के। तो डायरेक्टली हमें याद रहेंगे फॉर्मूले, तो हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, और इस टेबल की हेल्प से हम इनको क्या कर सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, बफर। बफर सॉल्यूशन, देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है हम लोगों के लिए, क्योंकि लास्ट अगर आप 10 ईयर्स के पेपर देखो तो इसमें से भी काफी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जिन टॉपिक्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है उनसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग बफर क्या होता है। बफर सॉल्यूशन, आई थिंक डेफिनेशन सबको ही पता होगी, इज द सॉल्यूशन इन विच देयर इज नो चेंज इन पीएच टेक्स प्लेस इवन ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और एन एसिड। आप एक बफर सॉल्यूशन वो होता है जिसमें आप मतलब स्मॉल अमाउंट में, ऐसा बोल सकते हो, एसिड या बेस ऐड करो, तो वो क्या करता है, पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है, जैसे कि हमारा ब्लड है, ब्लड इज ऑल्सो अ बफर सॉल्यूशन। तो हम लोग का जो बफर सॉल्यूशन है एक्चुअली, ये क्या होता है कि हमारे जो पीएच चेंज को होगा रेजिस्ट, ऐसा नहीं है कि उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। जैसे ब्लड आप बोलते हो कि एक पीएच है, तो ब्लड का पीएच आप लोग ब्लड बोलते हो, बफर है तो ब्लड का पीएच इज 7.4, तो हल्का सा अगर वो चेंज हो भी गया 7.39, तो ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो बफर इस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। अब देखो अगर हम देखें टाइप्स ऑफ बफर, टाइप्स ऑफ बफर, तो सबसे पहले हम लोगों के पास होता है, सबसे पहले हम लोग के पास होता है सिंपल बफर। सिंपल बफर, देखो सिंपल बफर हम पढ़ चुके हैं। सिंपल बफर बेसिकली जो हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड एंड वीक बेस का जो हमने सॉल्ट पढ़ा था वही हमारा सिंपल बफर था। क्योंकि देखो बाकी अगर आप कोई भी सॉल्ट ले लो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट ले लो या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट ले लो, तो कंसंट्रेशन से उनको फर्क पड़ता है, लेकिन ये क्या था, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इसका पीएच कंसंट्रेशन बदलने से नहीं बदलता है, दे ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सो ये जो हमारे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग वीक एसिड वीक बेस टाइप के जो सॉल्ट आ गए, ये कैसे हो गए हमारे सिंपल
सिंपल बफर, तो इनके लिए तो हम फॉर्मूला भी पढ़ चुके थे। बेसिकली हमारे पास ये कैसे थे, जैसे आप ये देखो कि हमारे पास एक वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस टाइप का सॉल्ट आ गया है ना, जैसे AgCN। इसके लिए हम लोग पढ़ चुके, हम ऑलरेडी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हमने देखा इनका पीएच अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, 7+½ pKb माइनस ½ pKa, है ना। ये हम लोग इनका पीएच हम लोग देख चुके। अब हमें क्या करना है, हमें जो मेन इस चैप्टर में बफर्स पढ़ने हैं वो है मिक्स्ड बफर्स। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मिक्सिंग हुई होगी। ऊपर वाला सिंपल है, सिर्फ हमने क्या लिया, वीक एसिड वीक बेस, कुछ और मिक्स नहीं किया इसमें। इसमें हम करते हैं, ये दो तरह के होते हैं, वन इज एसिडिक एंड अनदर वन इज बेसिक। अगर आपको एक समझ आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एक है आपका एसिडिक बफर, दूसरा है आपका बेसिक बफर। अब एक हम लोग एसिडिक बफर देखते हैं ध्यान से, फिर हम लोग को बेसिक बफर भी इजीली समझ में आ जाएगा। हम देखते हैं एसिडिक बफर। देखो सबसे पहले हमें समझना है कि एसिडिक बफर हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, आप लोगों को, काफी सारे लोगों को ये आइडिया होगा कि हाँ वीक एसिड प्लस हम क्या करते हैं, उसी एसिड का सॉल्ट मिक्स कर देते हैं तो हमारा बफर बन जाता है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। वीक एसिड प्लस हमें क्या चाहिए होता है, उसका कॉन्जुगेट बेस। वीक एसिड और उसका हमें कॉन्जुगेट बेस चाहिए होता है। यहाँ मैंने आपको ये नहीं बोला कि उसी वीक एसिड का हम लोगों को क्या चाहिए होता है, उसी का सॉल्ट चाहिए होता है, हमने बोला कॉन्जुगेट बेस। तो ये वाली हम डेफिनेशन सारे याद रखेंगे, इससे हमारे गलती होने के चांसेस कम है। अब देखो मान लो मैंने ले लिया एक वीक एसिड CH3COOH प्लस उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, जिसमें एक H प्लस का डिफरेंस होता है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। ये क्या है तुम्हारा वीक एसिड, ये क्या है तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है हमारे पास, ये जो कॉन्जुगेट बेस है, ये ऐसा तो नहीं है, हम इस ऐसा नहीं है कि हमने, देखो हम क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर में हमने वाटर ले रखा है, इसमें हम एसिटिक एसिड अलग से मिला रहे हैं, एसिडिक एसिड अलग से मिला रहे हैं और इसका कॉन्जुगेट बेस अलग से मिला रहे हैं। अब ये ऐसे तो एग्जिस्ट करेगा नहीं ना एनाइन के फॉर्म में, ये ऐसे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्ट लेना पड़ेगा, हमें इसका सॉल्ट लेना पड़ेगा। सॉल्ट हम लोग कौन सा लेंगे, अच्छा हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे CH3COH प्लस CH3COONA ले लिया, तो ये क्या है, सॉल्ट है ना, एक सॉल्ट है। जो डेफिनेशन आपको याद होती है, आपको ये डेफिनेशन याद होती है कि वीक एसिड लेना है और उसी एसिड का हमको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट लेना है। अब ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ये भी है ना, अगर मैं यहाँ पे मान लो एक वीक एसिड वीक बेस टाइप का सॉल्ट लेती तो वो भी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता, वो भी तो पूरा डिसोसिएट होता। तो मैंने क्यों लिया, मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस का ही क्यों लिया, क्योंकि देखो ये तो हम लोगों के पास यहाँ पर एज अ स्पेक्टेटर काम करेगा। इसमें एक वर्कर ऑलरेडी है, CH3CO नेगेटिव, एक वर्कर यहाँ पे ऑलरेडी है, हमको दो नहीं चाहिए, हमको एक ही चाहिए होता है, एक हमें स्पेक्टेटर की चाहिए तरह चाहिए होता है। तो वो किससे आएगा, सिर्फ आपके स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा। ठीक है, तो आपको ये वाली डेफिनेशन याद रखनी है, ये वाली डेफिनेशन अभी आप रख सकते हो, लेकिन अगर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस लिख दिए और उसमें से पूछा इसमें से बताओ एसिडिक बफर कौन होंगे, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत गलती होने के चांसेस हो, लेकिन इसके साथ गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं। अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे। देखो आप कि हमने यहाँ पे क्या ले लिया, वीक एसिड और वीक बेस का हमको सॉल्ट नहीं लेना है, यही लेना है। अब मान लो एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल तो मेरा ये हो गया CH3COH एंड CH3CONA। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये एग्जाम्पल है हमारे बफर का, ये बफर का एग्जाम्पल होगा। अच्छा ये बता दो, क्या ये होगा बफर का एग्जाम्पल, ये तो तुम्हारा वीक एसिड है, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये नहीं होगा। एक वीक एसिड और उसी का कॉन्जुगेट बेस, ये उसी का कॉन्जुगेट बेस है, प्लस इसके साथ एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया।
अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास है H2CO3 एसिड, वीक एसिड, प्लस मेरे पास है ये एक सॉल्ट, या मैं आपको बोलूं मेरे पास है H2CO3 साथ में Na2CO3, अब मुझे बताओ कि कौन सा इसमें बफर बनाएगा, कौन सा नहीं। देखो, H2CO3 जो हमारे पास यहाँ पे हमने लिया, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, एक H प्लस का डिफरेंस होता है ना, तो उसका कॉन्जुगेट बेस है HCO3 नेगेटिव। तो इसके साथ अगर मैं लूंगी कोई स्ट्रॉन्ग बेस, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर बफर सॉल्यूशन। यहाँ पर तो आप देखो 2H प्लस का डिफरेंस है, यहाँ पर देखो H2CO3, और अगर मुझे यहाँ से CO3 2 नेगेटिव बनाना तो 2H प्लस का डिफरेंस है, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं है, तो दैट मीन्स ये मेरा बफर नहीं बनाएगा, ये बनाएगा। अच्छा, ये अभी भी इसके पास H प्लस है ना, तो ये अभी भी एज ए एसिड वर्क कर सकता है। अगर मुझे इसे मैं ले लूँ मेरा वीक एसिड, और इसका फिर मैं ले लूँ कॉन्जुगेट बेस जो कि होगा CO3, Na2CO3 ले लूँ मैं, तो मेरा ये बफर बनाएगा। तो एक एसिड कितने सेट ऑफ बफर बना सकता है, उसकी बेसिसिटी के बराबर। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ बफर, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ बफर formed by an acid is equal to its basicity, is equal to its basicity। ठीक है, चलिए, तो बात होगी हमारी एसिडिक बफर की। हमें समझ में आ गया कि एसिडिक बफर बनता कैसे है, और ध्यान रहे ये एसिड हम अलग डालते हैं, फिर ये जो कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट होता है इसे अलग से डालते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये समझ लो कि तुम CH3COH इसी से आ रहा है, ये ही टूट के CH3CO नेगेटिव दे रहा है, नहीं, ये हमने अलग से ऐड किया है। चलो अब हम देखते हैं, हमें अब क्या करना है, पीएच निकालना है, प्लस हमको क्या आता है, या तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालने आ जाएगी इसमें, या पीएच निकालने आ जाएगा बफर का। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो, हमें अगर कैलकुलेशन करनी है पीएच की, तो हमें सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, एसिडिक बफर लेती हूँ। एसिडिक बफर मैंने क्या ले लिया, CH3COOH, और साथ में इसी के कॉन्जुगेट बेस का मैंने सॉल्ट ले लिया। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बेटा मैंने मानी C, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने मान दी C1। अब मैं क्या कर रही हूँ कि पहले मैंने कैसे बनाऊंगी बफर, पहले मैंने यहाँ पे वाटर लिया, इसमें मैंने डाला एसिटिक एसिड, तो ये भी अपने आयंस में क्या करेगा, डिसोसिएट कर जाएगा, जितना ये कर सकता है उतना डिसोसिएट कर जाएगा, ऐसे मिलेगा हमको। फिर डालूंगी मैं सॉल्ट बाद में, फिर वो भी पहले आयनाइज होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर अलग अलग डालें, ये बात ध्यान रखना। मैंने सबसे पहले डाला CH3COH, और पानी में वो टूट गया CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस में, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने मानी थी C, तो शुरू में ये 0 0, आफ्टर सम टाइम यहाँ से C अल्फा टूटा, तो यहाँ C अल्फा बना, C अल्फा बना। अब मैंने क्या लिया, सॉल्ट भी डाला उसमें, सॉल्ट हमें पता है पूरा आयनाइज हो जाता है, पूरा टूट जाएगा। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी C1, शुरू में ये 0 0, फिर ये 0, और ये पूरा टूट गया C1। क्या तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है, अब जब ये सॉल्यूशन में है, तो सॉल्यूशन में जब ये भी पूरा टूट जाएगा, तुम्हें नहीं लगता कि CH3CO नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कैसा रिएक्शन है, रिवर्सिबल, यहाँ फर्क पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल हमारा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड मूव करेगा, ये जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ये हमें रिएक्टेंट ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब अब इसका डिसोसिएशन कम हो रहा है, अब एक नया अल्फा आएगा जिसे मैं बोलूंगी अल्फा डैश। अल्फा डैश विल बी वेरी वेरी लेस, इस अल्फा से भी, जो पहले अल्फा था उससे भी काफी कम होगा, 0.001 समझ लो तुम, इतना कम होगा। तो अब मैं बोल सकती हूँ कि नई कंसंट्रेशन मेरी क्या आएगी, नई कंसंट्रेशन C माइनस C अल्फा डैश, C अल्फा डैश, C अल्फा डैश है ना, ये आ जाएगी नई कंसंट्रेशन। तो क्या मैं यहाँ पर आपको ये चीज बोल सकती हूँ कि अब मान लो, अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में बेसिकली मुझे अगर पीएच निकालना है तो मुझे चाहिए आपकी H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, उसे निकालने से भी पहले अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि मुझे बताओ एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, यहाँ लिख देती हूँ, एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी।
तो आप बोलोगे मैम ये जो आपने अभी निकाली C माइनस C अल्फा डैश, क्योंकि C अल्फा डैश इज वेरी वेरी लेस, तो क्या मैं इसके रिस्पेक्ट में से निग्लेक्ट कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके आ गई? C। C किसकी कंसेंट्रेशन थी भाई? ये तो वीक एसिड की ही कंसेंट्रेशन थी। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो इसकी कंसेंट्रेशन थी उसी के बराबर ये कंसेंट्रेशन है। अच्छा, मैं आपसे बोलूँ कि ये जो मेरा सॉल्ट है CH3CONA, इसकी कंसेंट्रेशन, अच्छा सॉरी, कॉन्जुगेट, मेरा ये जो कॉन्जुगेट यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस है, इसकी अगर मैं बोलूँ आपसे कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी, तो आप बोलोगे मैम अभी आपने देखा कि ये थी हमारी, यहाँ से भी आ रही है C1 से, तो ये होगी C1, और यहाँ से भी आ रही है C1 प्लस C अल्फा डैश। तो आप ये C अल्फा डैश मैंने बोला इज वेरी वेरी लेस देन, तो हम इसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या मैं बोल सकती हूँ इस एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन मेरी सॉल्ट की ही कॉन्सेंट्रेशन के बराबर आ गई। ये चीज क्लियर है। अब मुझे निकालना है पीएच, तो मुझे निकालनी है H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। कैसे निकालूंगी मैं? क्या यूज करूंगी? अब तुम बोलोगे मैम आप अल्फा तो इग्नोर कर ही रहे हो, है ना, अल्फा डैश, तो आप इसको भी इग्नोर कर दो। फिर क्या निकालूंगी? इसको तो मैं किसी के रिस्पेक्ट में इग्नोर कर रही थी, इसके रिस्पेक्ट में कैसे इग्नोर करूंगी? किसी को नहीं कर सकती। अच्छा, क्या यूज करूंगी? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है? याद करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। वो चेंज, ये जो हमारा चेंज है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, वो सिर्फ टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज होगा, बाकी कंसंट्रेशन वगैरह कुछ भी चेंज करने से हमारा के ए की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या इसमें अगर एसिड में बोले तो वो क्या है? के ए, तो वो हमारा चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको के ए, के ए लिखो, इसी के लिए लिखोगे ना, यही रिएक्शन होगी इक्विलिब्रियम पे। तो के ए कितना आ जाएगा तुम्हारा? CH3COO नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से कितनी आ गई? CH3COOH आयन की कॉन्सेंट्रेशन, इसको पीछे लिखती हूँ, क्या आ जाएगी? के ए इंटू CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास CH3COO नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, ये तो एसिटिक एसिड के लिए फॉर्मूला आ गया ना, इस पर्टिकुलर बफर के लिए क्वेश्चन आ गया ना, एसिटिक एसिड और उसके सॉल्ट के लिए। लेकिन हमें तो जनरल फॉर्मूला चाहिए, तो क्या मैं लिख सकती हूँ के ए, ये तुम्हारा क्या है? एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, और ये तुम्हारा क्या है? सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर? एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन देखो किसके बराबर है? सॉल्ट के बराबर। तो अब अगर मैं पीएच निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूंगी? माइनस लॉग एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? लॉग के ए इंटू एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, यही है। अब देखो यहां से, अब मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? माइनस लॉग के माइनस लॉग एसिड की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बेस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहीं पे ऊपर लिख दो इसको। तो यहां से मेरा जो पीएच आएगा वो कितना आ जाएगा? माइनस लॉग के क्या होता है? पी के, माइनस लॉग के को क्या लिख सकती हूँ? पी के ए। अब मुझे ये प्लस करना है साइन, तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा? रिवर्स कर देना पड़ेगा ये, प्लस लॉग, एक मिनट, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? ये सॉल्ट था, यहाँ पे बेस क्यों कर दिया मैंने? ये क्या था तुम्हारा यहाँ पर? लॉग एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। तो मैंने साइन चेंज किया, तो ये मेरा क्या बन गया? सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया पीएच निकालने के लिए। अब ध्यान रहे कि इसमें जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी क्वेश्चन हमें डायरेक्ट H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन के भी आए हुए हैं और पीएच के भी आए हुए हैं। तो दोनों ही फॉर्मूलाज हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। अब सिमिलरली अगर मुझे पीएच का फॉर्मूला, पीएच, अब बेस के केस में मैं क्या लिखूंगी? पीओएच का फॉर्मूला, या पहले मैं क्या लिखूंगी? ओएच नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला। तो मेरा सेम आएगा। देखो जहां जहां तुम्हारा ये H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, जहां तुम्हारा था के ए वहां आएगा के बी, जहां तुम्हारा एसिड था वहां बेस और सॉल्ट की जगह सॉल्ट ही आएगा। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से?
Kb इंटू एसिड की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन। तो POH का फॉर्मूला तुम्हारा क्या बन जाएगा यहां से, माइनस लॉग Kb माइनस लॉग एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बेस का सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या बन जाएगा पीके बी और ये क्या बन जाएगा प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। तो सॉरी, बेस लिखना था मुझे, बेस के लिए लिख रही हूँ ना यहाँ पे, तो बेस का कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर बेस का कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर बेस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो देखो दोनों फॉर्मूला सिमिलर है तुम्हारा, pKa प्लस लॉग सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड की, और यहाँ पर pKb प्लस लॉग सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बेस की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कॉन्सेंट्रेशन वाले फॉर्मूलाज और जो ये POH का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फिर इससे pH तुम निकाल ही लोगे 14 माइनस POH करके। तो ये फॉर्मूला याद रख लो, डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने एक समझा दी। सिमिलरली तुम बेस के लिए कर सकते हो, बट डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। अब एक क्वेश्चन करके देखो, इन 1 लीटर सॉल्यूशन 0.01 मोलर HCN एंड 0.0, अच्छा तो अब हमने इतने टॉपिक्स पढ़ लिए, क्वेश्चन बाद में करते हैं। अब हमें पता कैसे, कई बार ना इस टॉपिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें यही नहीं समझ में आता है कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है। सो ध्यान रहे, जब भी आपको वीक एसिड या फिर अकेला वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो वो ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का दिया है, तो वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है। अगर आपको दोनों को मिक्स करके दे दिया, वीक एसिड या फिर वीक बेस को सॉल्ट के साथ दे दिया, सॉल्ट के साथ दे दिया, अब ये क्वेश्चन किसका बन गया है, बफर का। अब ये क्वेश्चन बफर का बन गया है। तो ध्यान रहे क्वेश्चन में आपको क्या क्या ढूंढना है। अब देखो, इन 1 लीटर सॉल्यूशन 0.01 मोलर HCN सॉल्यूशन है, वीक एसिड मिल गया हमको, वीक एसिड Ka दे रखा है, और हमें एक उसी का कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट दे रखा है KCN। तो ये मुझे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी मिल गया, pH पूछा है। अच्छा, तो मुझे तो pKa चाहिए ना, मेरे पास pH का फॉर्मूला क्या है, मेरा फॉर्मूला है pKa प्लस सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लॉग सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, पीछे मैंने लॉग लिखा था, हाँ लिखा है, गड़बड़ गड़बड़ नहीं करी है, चलो ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें Ka दिया है तो Pk कितना, Ka 10 है तो Pk कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा ना, तो ये आ गया 10। अच्छा, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है हमको, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.01 10 रेज टू दी पावर -2। अच्छा, सॉल्ट की थोड़ी है ये, तो एसिड की है ना, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10 रेज टू दी पावर -3, 0.01 मोलर। एसिड की कितनी दे रखी है 10 रेज टू दी पावर -2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 10 प्लस ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा लॉग 10 रेज टू दी पावर -1, कट गया, ये आगे आ गया तो क्या बन जाएगा 10 -1 लॉग 10 1 होता है, तो ये कितना आ गया 9 आ गया, तुम्हारा pH कितना आ गया 9 आ गया। तो इस तरह से तुम क्या करोगे, बफर के क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अब अगले हम नए सेशन के साथ जल्दी मिलेंगे, मैंने एक बार कितनी बार बोल दिया ना सेशन, चलो इट्स ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।